आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 का सेक्शन नंबर 5 हम करना शुरू करेंगे। इससे पहले हमने जो भी किया वो था लेटर पोस्ट आइटम्स के बारे में, पत्र डाक वस्तुओं के बारे में। आज हम करेंगे सेक्शन नंबर 5 जिसमें आता है पार्सल पोस्ट के बारे में, पार्सल डाक के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रूल नंबर 94 है आपके पास, एग्रीमेंट्स गवर्निंग एक्सचेंज ऑफ पार्सल। पार्सल के आदान प्रदान से संबंधित जो भी समझौते हैं या पार्सल के आदान प्रदान को नियंत्रित करने वाले जो समझौते हैं। द इंटरनेशनल पार्सल पोस्ट सर्विस विद मोस्ट कंट्रीज इज रेगुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन पार्सल पोस्ट एग्रीमेंट। अधिकांश देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय पार्सल डाक सेवा को किसके माध्यम से शासित किया जाता है? तो हमने जब पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 की पहली वीडियो की थी उसमें भी ये चीज़ आई थी कि इंटरनेशनल पार्सल पोस्ट सर्विस को मोस्टली देशों के साथ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन पार्सल पोस्ट समझौते के आधार पर शासित किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। With the following countries the exchange is governed by bilateral agreements और arrangements। उसके बाद कुछ ऐसे भी देश हैं जिनके साथ पार्सल पोस्ट का आदान प्रदान किसके माध्यम से शासित किया जाता है? बाइलेटरल एग्रीमेंट्स और अरेंजमेंट्स के माध्यम से, द्विपक्षीय समझौतों और व्यवस्थाओं के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। और वो देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, कनाडा, नेपाल, यूएसए और साथ में आ जाएगा साउथ अफ्रीका। तो इन सभी देशों के साथ इंटरनेशनल पार्सल पोस्ट सर्विस को किसके द्वारा शासित किया जाएगा? बाइलेटरल एग्रीमेंट्स और अरेंजमेंट्स के माध्यम से किया जाएगा। और बाकी जो देश हैं उनके साथ मोस्टली यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन पार्सल पोस्ट एग्रीमेंट के माध्यम से पार्सल के आदान प्रदान को नियंत्रित किया जाता है। हुएवर एक्सचेंज ऑफ पार्सल विद पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो पार्सल का आदान प्रदान किया जाता है इज रेगुलेटेड बाय मींस ऑफ अ स्पेशल बाइलेटरल अरेंजमेंट। तो उसके लिए एक और विशेष द्विपक्षीय समझौता है, उसके माध्यम से पाकिस्तान के साथ पार्सल का आदान प्रदान किया जाता है। तो यह आ जाएगा कि पार्सल के आदान प्रदान को कौन से नियम या कौन से समझौते या कौन सी व्यवस्थाएं नियंत्रित करते हैं। आगे चलते हैं, डाक शुल्क की बात करते हैं। रूल नंबर 95, किसी भी पार्सल के ऊपर डाक शुल्क किस तरह से लिए जाएंगे? रेट ऑफ पोस्टेज इज डिफरेंट फॉर एवरी कंट्री। किसी भी पार्सल के ऊपर आपसे जो डाक शुल्क लिए जाएंगे वो प्रत्येक देश के लिए अलग अलग रहते हैं, यानी कि कंट्री के ऊपर डिपेंड करेगा। एडिशनल फीस इज पेएबल फॉर स्पेशल सर्विसेज लाइक इंश्योरेंस, एडवाइस ऑफ डिलीवरी, प्री पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी एंड अदर चार्जेस। उसके बाद किसी भी पार्सल को अगर आपने फॉरेन कंट्री में भेजना है और उसके लिए आप विशेष सेवाएं चाहते हैं, जैसे आप उसकी इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, बीमा करवाना चाहते हैं, या एडवाइस ऑफ डिलीवरी वितरण की सूचना उसके साथ भेजना चाहते हैं, या सीमा शुल्क या फिर अन्य जो भी चार्जेस हैं उनका पूर्व भुगतान करना चाहते हैं, इसके लिए आपको अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस किया है कि जब भी हम स्पेशल सर्विसेज के बारे में करते हैं सबसे पहले स्पेशल सर्विस कौन सी आती है? रजिस्ट्रेशन वाली। लेकिन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वर्ड नहीं दिया हुआ है क्योंकि फॉरेन पोस्ट में रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड पार्सल वाली दो अलग अलग श्रेणियां नहीं रहेंगी, सेम ही यहाँ पे कैटेगरी होगी। वो रजिस्टर्ड भी और अनरजिस्टर्ड भी दोनों के लिए सेम कैटेगरी है, कोई अलग से आपकी कैटेगरी नहीं है कि रजिस्टर्ड आर्टिकल है या अनरजिस्टर्ड आर्टिकल है। तो रजिस्ट्रेशन वाली सर्विस आपको फॉरेन पार्सल के ऊपर यहाँ पे नहीं दी जाएगी। तो क्या आ जाएगा आपके पास कि सभी देशों के लिए जो आपसे डाक शुल्क लिए जाएंगे किसी भी पार्सल के ऊपर वो अलग अलग रहते हैं। उसके बाद अगर आप विशेष सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, आप किसी भी पार्सल का बीमा करना चाहते हैं, उसके साथ एडवाइस ऑफ डिलीवरी भेजना चाहते हैं, वितरण की सूचना भेजना चाहते हैं, या फिर कस्टम ड्यूटी या अन्य जो भी डाक शुल्क हैं उनका पूर्व भुगतान करना चाहते हैं, इसके लिए आपको एडिशनल फीस देनी पड़ेगी, अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। However, there is no separate class of registered parcels in the foreign post except for Nepal and Bhutan for which inland rates apply। अब नेपाल और भूटान यहाँ के लिए अंतर्देशीय डाक दरें लागू होते हैं, तो यहाँ के लिए आप रजिस्टर्ड पार्सल भेज सकते हैं, लेकिन इनके अलावा किसी भी और देश के लिए आपको पंजीकृत पार्सल वाली कोई भी अलग से श्रेणी नहीं मिलेगी। मतलब जो आप पार्सल भेजेंगे आप उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं, उसका पंजीकरण नहीं करवाया जाएगा। तो नेपाल और भूटान को छोड़कर इनके यहाँ के लिए अंतर्देशीय डाक दरें अप्लाई होती हैं, लागू होती हैं, तो इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन पार्सल की करवा सकते हैं, लेकिन विदेशी डाक में पंजीकृत पार्सल की कोई अलग से श्रेणी आपको नहीं मिलेगी। No registration fees as such is charged on foreign parcels which are, however,
treated like inland registered parcels while in transmission in India. Registration of parcels addressed to Nepal and Bhutan is compulsory. उसके बाद जब भी आप फॉरेन पार्सल भेजेंगे, विदेश के लिए कोई भी पार्सल भेजा जाएगा, तो इसके लिए आपको पंजीकरण शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आप इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसको फिर भी क्या किया जाएगा, इनलैंड रजिस्टर्ड पार्सल की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। और कब किया जाएगा, व्हाइल इन ट्रांसमिशन इन इंडिया, तो भारत में जब इसका प्रसारण किया जाएगा। अब मान लीजिए आपने फॉरेन कंट्री के लिए एक पार्सल भेजा है, लेकिन फॉरेन कंट्री के लिए आप उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं, लेकिन फिर भी भारत के भीतर जब उस पार्सल का प्रसारण किया जाएगा तो उस पार्सल को इनलैंड रजिस्टर्ड पार्सल की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, अंतर्देशीय पंजीकृत पार्सल की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। हालांकि आप उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, फिर भी उसको क्या माना जाएगा, रजिस्टर्ड पार्सल माना जाएगा। लेकिन कहां पे, केवल भारत के भीतर प्रसारण के दौरान माना जाएगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्सल्स एड्रेस्ड टू नेपाल एंड भूटान इज कंपल्सरी, लेकिन जब भी आप पार्सल नेपाल या भूटान को भेजेंगे तब आपको पंजीकरण उसका करवाना पड़ेगा, क्योंकि हमने ऊपर कर लिया यहाँ के लिए इनलैंड रेट अप्लाई होते हैं, अंतर्देशीय डाक दरें इनके ऊपर लागू होंगी, इसलिए आप इनकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और आपको यहाँ पे पार्सल की रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, वो अनिवार्य हो जाएगी। The postage charges cover only the outward journey of the parcel till the office of destination indicated। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे आते जाएंगे, हर एक पॉइंट को आपको अच्छे से समझना है। मान लीजिए भारत से आपने एक पार्सल भेजा, विदेश में उसका वितरण किया जाना है, तो जब भारत से आपने एक पार्सल भेजा, भारत में उसके ऊपर जो भी आपसे पोस्टेज चार्जेस बनते थे वो लिए जाएंगे। स्पेशल सर्विसेज आप लेते हैं, एडवाइस ऑफ डिलीवरी है, इंश्योरेंस है, जो भी आप स्पेशल सर्विसेज लेना चाहते हैं उसके अनुसार और एक्स्ट्रा चार्जेस उसके ऊपर देने पड़ेंगे। अब भारत से उस पार्सल को भेज दिया जाएगा, अब वो पार्सल जहाँ पे वितरित किया उसको किया जाना है, या ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन जो भी कंट्री रहेगी वहाँ पे जब वो पहुँच जाएगा तो आपने इस पार्सल के लिए जो चार्जेस दिए थे वो वहाँ पर जाकर ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि वहाँ तक ही उसकी जर्नी को ये कवर करते हैं। तो जब भी आप कोई फॉरेन पार्सल भेजेंगे उसके लिए जो भी पोस्टेज चार्जेस या डाक शुल्क का भुगतान आपके द्वारा किया जाएगा वो उसकी केवल जावक यात्रा को ही कवर करते हैं। जैसे ही वो डेस्टिनेशन कंट्री में या डेस्टिनेशन कार्यालय में पहुंचेगा वहां पर जाकर वो चार्जेस समाप्त हो जाते हैं। Redirection of the parcel inside or outside the country of destination or return of the parcel to the sender involves collection of additional charges from the addressee or the sender। अब दूसरी चीज़, अब आपने यहाँ से क्या किया, भारत से एक पार्सल भेजा, फॉरेन कंट्री में उसका वितरण किया जाना है, यहाँ से क्या पार्सल यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पर पहुँचते ही उसके ऊपर जो भी आपने चार्जेस दिए थे, क्योंकि वो आउटबाउंड जर्नी को कवर करेंगे तो यहाँ पे जाकर वो समाप्त हो जाएंगे। अब इस जगह पे अगर उसका वितरण हो जाए तब तो ठीक है, लेकिन अगर उस पार्सल की रिडायरेक्शन करनी पड़े, उसका पुनर्निर्देशन करना पड़े, चाहे इस देश के भीतर करना पड़े, ठीक है, इनसाइड द डेस्टिनेशन कंट्री करना पड़े, या इस देश के बाहर के लिए किसी और देश के लिए करना पड़े, या फिर उस पार्सल को वापस उसी कार्यालय को लौटाना पड़े जहां से उसको पोस्ट किया था ताकि उसे सेंडर को दिया जा सके, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एड्रेसी से या सेंडर से एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं। यानी कि रीडायरेक्शन करने के लिए चाहे डेस्टिनेशन कंट्री के भीतर की जाए, चाहे गंतव्य देश के बाहर की जाए, या फिर उस पार्सल को वापस सेंडर को लौटाया जाए, तो ऐसी कंडीशन में इस तरह के पार्सल के ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं। और ये एक्स्ट्रा चार्जेस अगर रिटर्न किया जाता है तो सेंडर से, अगर रीडायरेक्शन करनी है तो किससे, एड्रेसी से लिए जाएंगे, मतलब जिसको भी उस पार्सल का फिर वितरण किया जाएगा उस व्यक्ति को वो चार्जेस का भुगतान करना पड़ेगा। Parcels far abroad can be booked at any post office authorized to accept foreign parcels। उसके बाद जो भी पार्सल आप फॉरेन कंट्री के लिए भेजते हैं उनको कहाँ से भेज पाएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन से पोस्ट ऑफिस से इनको भेजा जा सकता है। तो ऐसा डाकघर जो इस तरह के विदेशी पार्सल को स्वीकृत करने के लिए अधिकृत होता है, यानी फॉरेन कंट्री से आने वाले किसी भी पार्सल को एक्सेप्ट करने के लिए जो भी डाकघर अधिकृत होगा उसी डाकघर में आप फॉरेन कंट्री के लिए पार्सल की बुकिंग भी कर पाएंगे। दी पोस्टेज एंड अदर चार्जेस फॉर स्पेशल सर्विसेज शुड बी फुली प्रिपेयर्ड। उसके बाद किसी भी पार्सल के लिए जो स्पेशल सर्विसेज रहेंगी, विशेष सेवाओं का आप लाभ उठाएंगे, उसके ऊपर जो भी चार्जेस बनेंगे, साथ में उसके ऊपर जो पोस्टेज चार्जेस बनते हैं, उन सभी का आपको पूरा भुगतान पहले से ही करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग। जैसे आप उसकी पोस्टिंग करेंगे तो पोस्टिंग के समय ही आपको उन सभी चार्जेस का पूरा भुगतान करना पड़ेगा, आइदर बाई मीन्स ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, और भुगतान करने के लिए आप डाक टिकटों का उपयोग कर सकते हैं,
और बाई एनी अदर मेथड ऑथराइज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनलैंड पार्सल, या फिर आप क्या कर सकते हैं, जैसे इनलैंड में अंतर्देशीय पार्सल के भुगतान के लिए अंतर्देशीय पार्सल की पोस्टिंग के समय जो चार्जेस का आप भुगतान करते हैं उसके लिए जो भी आप तरीका अपनाते हैं वही फॉरेन पार्सल की बुकिंग के चार्जेस देने के लिए भी आप अपना सकते हैं। सर्टेन चार्जेस आल्सो अक्योर ऑन दी पार्सल व्हाइल इन ट्रांसमिशन और एट दी कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन। उसके बाद प्रेषण के दौरान या फिर गंतव्य देश में भी पार्सल के ऊपर कुछ शुल्क लगाए जाते हैं। अब देखो, जब भी फॉरेन पार्सल भेजा जाता है क्या, तो रास्ते में उसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगाए जाते हैं, डेस्टिनेशन कंट्री में भी उसके ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं जो कि एड्रेसी को देने होते हैं। तो उसमें कौन कौन से चार्जेस आ जाएंगे, दीज आर दी रीपैकिंग चार्जेस, वेयर हाउसिंग चार्जेस, कस्टम क्लियरेंस चार्ज, एडवाइस ऑफ अराइवल चार्जेस, पोस्ट रेस्टेंट एंड डिलीवरी चार्जेस। तो ये सभी चार्जेस जो है लिए जाते हैं, ये डेस्टिनेशन कंट्री में लगाए जाते हैं या प्रसारण के दौरान भी लगाए जा सकते हैं। अब सबसे पहले रीपैकिंग चार्जेस की बात करें। अगर आपने एक पार्सल भेजा, अब रास्ते में वो पार्सल फट जाता है, उसको दोबारा से पैक करना पड़ता है, तो इसके लिए आपको रीपैकिंग चार्जेस देने पड़ेंगे। दूसरे आ जाएंगे वेयर हाउसिंग चार्जेस की बात करें, तो जब भी आपको पार्सल भेजना है तो उसको अगर कहीं पे रोक के रखना पड़े, अब 7 दिनों की अवधि के लिए रोक के रखना पड़े, उसके लिए आपको चार्जेस नहीं देने होते हैं। लेकिन उसके बाद अगर रोकना पड़े तो आपको भंडारण शुल्क देना पड़ता है। उसको एक जगह पे रोक के रखना है, उसको किसी भंडारण में रखा जाएगा तो उसके लिए आपको भंडारण शुल्क देना पड़ेगा। कस्टम क्लियरेंस चार्जेस, उसके बाद सीमा शुल्क, निकासी शुल्क का भुगतान आपको करना पड़ेगा। इनके जो सीमा शुल्क की निकासी की जाएगी उसके लिए आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। एडवाइस ऑफ अराइवल चार्जेस, पार्सल के पहुंचने की आगमन की सूचना के लिए चार्जेस देने पड़ेंगे। पोस्ट रेस्टेंट के लिए भेजा है तो उसके लिए भी आपको जो एडिशनल चार्जेस होते हैं वो देने पड़ते हैं, जैसे उसमें भी वेयर हाउसिंग चार्जेस लगते हैं। और साथ में यहाँ पे डिलीवरी चार्जेस, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे हमने पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में किया था। स्मॉल पैकेट, क्या स्मॉल पैकेट हमने पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 में ही किया है, लेकिन पहले क्या था, वहाँ पे भी सिर्फ इतना सा बताया गया था कि जो स्मॉल पैकेट होते हैं उनके ऊपर क्या होते हैं, आपसे डिलीवरी चार्जेस लिए जाते हैं। तो स्मॉल पैकेट के लिए डिलीवरी चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। एक चीज़ ध्यान में रखनी है, फॉरेन कंट्री से भारत में जो भी डाक वस्तुएं जाएंगी उनमें स्मॉल पैकेट के ऊपर ही सिर्फ क्या किया जाएगा, डिलीवरी चार्जेस पोस्ट ऑफिस के द्वारा लिए जाएंगे, भारत में बाकी कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। तो ये सारे चार्जेस जो है वो ट्रांसमिशन के दौरान, प्रसारण के दौरान भी लगाए जाते हैं कुछ, और कुछ जो चार्जेस हैं वो डेस्टिनेशन कंट्री में पार्सल के ऊपर लगाए जाते हैं। These are collected from the addressee और from the sender in case of return of parcel। अब ये जितने भी चार्जेस की बात की गई है ये प्राप्तकर्ता को देने होते हैं, इनके प्राप्तकर्ता से लिए जाएंगे। अगर प्राप्तकर्ता उस पार्सल का वितरण नहीं लेता है तो उस पार्सल को जब वापस किया जाएगा प्रेषक को फिर ये सारे चार्जेस का भुगतान करना पड़ेगा। इन केस ऑफ पार्सल्स एड्रेस्ड टू अ फ्यू कंट्रीज द सेंडर इन इंडिया कैन प्रीपे दीज चार्जेस। और कुछ देशों को संबोधित पार्सल के मामले में भारत में प्रेषक पहले से इन चार्जेस का पूरा भुगतान कर सकता है। तो ये आ जाएगा, सबसे पहले हमने कर लिया कि कौन कौन सी व्यवस्थाएं या पार्सल के आदान प्रदान के लिए या कौन कौन से समझौते हैं उनको नियंत्रित करते हैं। तो इसमें आपका इंपॉर्टेंट क्या आएगा, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन पार्सल पोस्ट एग्रीमेंट के माध्यम से इसको गवर्न किया जाता है, शासित किया जाता है। उसके बाद कुछ देशों के साथ क्या किया जाता है, विशेष द्विपक्षीय समझौतों या फिर व्यवस्थाओं के माध्यम से पार्सल के आदान प्रदान को नियंत्रित किया जाता है। वो कौन कौन से, आप बांग्लादेश, भूटान, कनाडा, नेपाल, यूएसए और साउथ अफ्रीका आ जाएंगे। और उसके बाद पाकिस्तान के साथ जो पार्सल का आदान प्रदान किया जाता है विशेष द्विपक्षीय व्यवस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। उसके बाद हमने पोस्टेज चार्जेस कर लिया कि डाक शुल्क किसी भी विदेशी पार्सल के ऊपर कैसे लिए जाएंगे। तो हर एक देश के लिए ये जो चार्जेस होंगे अलग होंगे। उसके बाद स्पेशल सर्विसेज जो भी आप लाभ उठाना चाहेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं लिए जाएंगे, लेकिन इंश्योरेंस है, एडवाइस ऑफ डिलीवरी है, प्री पेमेंट आप करते हैं कस्टम ड्यूटी की या अदर चार्जेस की, उसके लिए आपको अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। उसके बाद और आ जाएंगे आपके पास, जैसे रजिस्टर्ड पार्सल है तो इस तरह की कोई भी फॉरेन पोस्ट में अलग से श्रेणी नहीं होती है, मतलब रजिस्टर्ड पार्सल और अनरजिस्टर्ड पार्सल अलग अलग नहीं होते हैं। हालांकि जब भी आप नेपाल और भूटान को ये भेजेंगे तो यहाँ के लिए रजिस्ट्रेशन वाली सुविधा आपको मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ के लिए अंतर्देशीय डाक दरें लागू होती हैं। उसके बाद जब भी आप फॉरेन पार्सल भेजेंगे उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कोई भी अलग श्रेणी नहीं होती है पंजीकृत पार्सल वाली। लेकिन फिर भी भारत में जब इसका प्रसारण किया जाएगा, प्रसारण के दौरान इसे अंतर्देशीय पंजीकृत पार्सल के रूप में माना जाएगा। और जब भी आप पार्सल नेपाल या भूटान को भेजेंगे तो उसके लिए आपको पंजीकरण करना पड़ेगा, क्योंकि हमने कर लिया पंजीकरण वाली कोई अलग से श्रेणी होती नहीं है पार्सल की फॉरेन पोस्ट में। लेकिन नेपाल और भूटान के लिए क्या होता है, अंतर्देशीय डाक दरें लागू होती हैं। तो जब यहाँ पे लिए आप पार्सल भेजेंगे तो इसके लिए आपको पंजीकरण करवाना अनिवार्य हो जाएगा।
और उसके बाद जब भी आप किसी भी पार्सल के लिए पोस्टेज चार्जेस देते हैं तो वो केवल उसकी आउटबाउंड जर्नी को ही कवर करता है। तो इसलिए डेस्टिनेशन कंट्री में या डेस्टिनेशन कंट्री के बाहर या पार्सल को वापस लौटाया जाना है या पुनर्निर्देशन उसका किया जाना है तो इसके लिए एडिशनल चार्जेस का भुगतान करना होता है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस ऐसा डाकघर जो विदेशी पार्सल को एक्सेप्ट कर सकता है, स्वीकृत कर सकता है, वही डाकघर उन पार्सल की बुकिंग भी कर सकता है। उसके बाद आपके जितने भी पोस्टेज चार्जेस और अन्य स्पेशल सर्विसेज के लिए चार्जेस होंगे वो फुली प्रीपेड होने चाहिए। आप डाक टिकटों के माध्यम से भी उनका भुगतान कर सकते हैं या फिर अंतर्देशीय पार्सल के लिए जो भी मेथड का आप यूज़ करते हैं चार्जेस देने के लिए वही इनके लिए भी किया जा सकता है। आगे चलते हैं कुछ ऐसे चार्जेस जो डेस्टिनेशन कंट्री में लगाए जाते हैं या प्रसारण के दौरान लगाए जाते हैं। तो ये आ जाएंगे रीपैकिंग चार्जेस, वेयरहाउसिंग चार्जेस, कस्टम क्लियरेंस चार्जेस, एडवाइस ऑफ अराइवल चार्जेस, पोस्ट रेस्टेंट और डिलीवरी चार्जेस, ये सभी। और ये किससे लिए जाते हैं? एड्रेसी से लिए जाते हैं अगर वो पार्सल का वितरण लेता है। अगर पार्सल प्रेषक को वापस किया जाता है तो प्रेषक को ये सारे चार्जेस का भुगतान करना पड़ेगा। आगे चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल नंबर 96 डायमेंशंस फॉर फॉरेन पार्सल। विदेशी पार्सल के लिए क्या आयाम रहेंगे? मैक्सिमम की बात करें तो इनलैंड में और फॉरेन में अलग अलग डायमेंशंस रहेंगी इसके लिए और आपको ये ध्यान में रखनी है। मैक्सिमम की बात करें द लेंथ शुड नॉट एक्सीड 1.05 मीटर। फॉरेन पार्सल की जो अधिकतम लंबाई है 1.05 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1.50 मीटर मत कर देना, गलत हो जाएगा। तो किसी भी फॉरेन पार्सल के लिए जो लंबाई होगी अधिकतम वो 1.05 मीटर हो सकती है। द सम ऑफ द लेंथ एंड द ग्रेटेस्ट सर्कमफ्रेंस मेजर्ड इन अ डायरेक्शन अदर देन द लेंथ शुड नॉट एक्सीड 2 मीटर। उसके बाद लंबाई और लंबाई के अलावा दूसरी जो सबसे बड़ी मापी गई सरकमफ्रेंस या परिधि होगी, दोनों का योग मिला के 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाएगा, लंबाई जो है 1.05 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद लंबाई और लंबाई के अलावा किसी अन्य दिशा में मापी गई सबसे बड़ी परिधि का योग 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मिनिमम की बात करें, अ पार्सल शुड हैव अ सरफेस मेजरिंग नॉट लेस देन 90 मिलीमीटर बाई 140 मिलीमीटर। तो ये लेटर के लिए भी हमने क्या है कि मिनिमम सरफेस मेजरिंग किसी भी लेटर की या पार्सल की 90 मिलीमीटर बाई 140 मिलीमीटर हो सकती है या 9 सेंटीमीटर बाई 14 सेंटीमीटर भी दिया होता है। सेम ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं लिमिट्स ऑफ वेट की। तो जो इनलैंड पार्सल के लिए वेट ऑफ लिमिट है वही इसके लिए भी रहेगी। द जर्नल मैक्सिमम लिमिट ऑफ वेट फॉर अ फॉरेन पार्सल इज 20 kg। एक विदेशी पार्सल के लिए जो वजन की सामान्य अधिकतम सीमा है वो कितनी है? 20 किलोग्राम है। एयर पार्सल सब्जेक्ट टू अ लोअर लिमिट ऑफ वेट ऑफ 10 kg बट फॉर क्यूमोए ताइवान फॉर्मोसा लिमिट इज 3 किलोग्राम्स। लेकिन जो एयर पार्सल हैं उनके लिए वजन की निचली सीमा भी निर्धारित की जा सकती है जो 10 kg है। और बात करें क्यूमोए ताइवान फॉर्मोसा के लिए तो ये लिमिट जो है 3 kg हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया है कि लोअर लिमिट ऑफ वेट जब निर्धारित की जाती है तो क्यूमोए ताइवान फॉर्मोसा के लिए कितनी रहेगी? 3 kg, 3 किलोग्राम रहेगी। आगे चलते हैं मैनर ऑफ एड्रेसिंग की बात करें। किसी भी पार्सल को किस तरह से संबोधित किया जाना चाहिए, मतलब कि पते में कौन कौन से विवरण होने चाहिए या उसमें कौन कौन सी चीज़ों को आपने ध्यान में रखना होता है। In addition to the general conditions prescribed in clause number 11 regarding addressing of letter post articles, the following conditions are applicable to parcel। तो जैसे हमने रूल नंबर 11 में किया था पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 में कि पत्र डाक वस्तुओं के ऊपर पता किस तरह से लिखा जाना चाहिए, कौन कौन से विवरण उसमें प्रस्तुत किए जाने चाहिए, वही सेम चीज़ पार्सल के ऊपर भी अप्लाई होती है। इसके अलावा द फॉलोइंग कंडीशंस आर एप्लीकेबल टू द पार्सल। और ये जो क्लोज नंबर 11 में कंडीशंस हैं वो तो इसके ऊपर लागू होंगी, साथ में उसकी और कौन सी कंडीशंस लागू होंगी? इट इज ऑब्लिगेटरी to give the address of the sender on the parcel or on the address label firmly attached to the parcel if one is used। सबसे पहले आपको प्रेषक का पता देना होगा जो कि अनिवार्य चीज़ है, ऑब्लिगेटरी, आपको देना पड़ेगा। तो किसी भी फॉरेन पार्सल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पार्सल के ऊपर प्रेषक का पता देना पड़ेगा। अगर आपने उसके लिए एड्रेस लेवल का यूज़ किया है, जो भी पता वगैरह लिखना है, तो इसके लिए क्या किया जाएगा? एड्रेस लेवल के ऊपर प्रेषक का पता लिखा जाएगा। लेकिन ये आपको लिखना ही पड़ेगा, क्या हो जाएगा? अनिवार्य हो जाएगा। The address must be written in ink और by copying ink pencil on a previously damped surface। उसके बाद एड्रेस जो वो आपने स्याही से लिखना होता है या कॉपिंग इंक पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। Only one person or a corporate body can be designated as the addressee। केवल एक ही व्यक्ति या एक ही कॉर्पोरेट निकाय को प्राप्तकर्ता के रूप में आप नामित कर सकते हैं। मतलब कि एक पार्सल के ऊपर लिखे हुए पते में 2 प्राप्तकर्ताओं के नाम नहीं होने चाहिए।
It is recommended that a copy of the address of the addressee and the sender be enclosed in the parcel itself। और आपको ये रिकमेंड किया जाता है, क्या रिकमेंड किया जाता है कि जो एड्रेस आपने पार्सल के बाहर लिखा सेम उसकी एक कॉपी पार्सल के अंदर भी डालनी चाहिए, ताकि उसको कोई क्षति हो जाए या उसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है जो वो खराब हो जाए, इस तरह की स्थिति बन जाती है। तो ऐसी कंडीशन में पार्सल को जब खोला जाए तो उसमें से जो भी एड्रेस होगा वो प्राप्त किया जा सके। तो आपको रिकमेंड किया जाता है कि एक कॉपी एड्रेस की वो प्राप्तकर्ता की और सेंडर की जो भी रहेगी उसको आपने पार्सल के अंदर भी संलग्न कर देना है। Ordinary foreign parcels except those addressed to Nepal and Bhutan should not wear the word registered on them, although within the territory India they will be handled like inland registered parcels। क्या बताया गया? Ordinary foreign parcel, सामान्य जो भी विदेशी पार्सल होते हैं, क्योंकि रजिस्टर्ड नाम की तो चीज़ नहीं होती है सिवाय नेपाल और भूटान को, जहाँ के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। इन दोनों देशों को छोड़कर बाकी किसी भी देश के लिए आप जब भी विदेशी पार्सल भेजेंगे उसके ऊपर पंजीकृत शब्द नहीं लिखा होना चाहिए। पंजीकृत शब्द नहीं लिखा होगा फिर भी भारत के क्षेत्र के भीतर उसको क्या किया जाएगा? अंतर्देशीय पंजीकृत पार्सल की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, यानी कि भारत के भीतर उसको रजिस्टर्ड पार्सल की तरह ट्रीट किया जाएगा, हालांकि आप उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। सेंडर कैन गिव इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ पार्सल इन इवेंट ऑफ नॉन डिलीवरी। उसके बाद बताया गया कि गैर वितरण के मामले में, अब एक पार्सल भेजा गया है, पार्सल का अगर किसी भी वजह से वितरण ना हो पाए तो गैर वितरण के मामले में उसके निपटान के संबंध में निर्देश दिए जा सकते हैं। तो ये हम क्लोज नंबर 102 में आगे करेंगे कौन कौन से निर्देश दिए जा सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन पार्सल इटसेल्फ और ऑन डिस्पैच नोट। अब ये जो निर्देश दिए जाएंगे इनको पार्सल के ऊपर भी दर्ज किया जा सकता है या स्वयं डिस्पैच नोट या प्रेषण नोट के ऊपर भी दर्ज इन्हें किया जा सकता है। इफ़ नो इंस्ट्रक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन दी पार्सल, लेकिन पार्सल का अगर वितरण ना हो पाए उस स्थिति में उस पार्सल का निपटान किस तरह से किया जाना है इसके संबंध में आपने कोई भी निर्देश नहीं दिए हैं तो पार्सल के साथ क्या किया जाएगा? इफ़ पार्सल रिमेन्स अनडिलीवर्ड फॉर एनी रीज़न, और पार्सल का किसी वजह से वितरण ना हो पाए और आपने गैर वितरण के मामले में उसके निपटान के लिए कोई भी निर्देश नहीं दिए, क्या किया जाएगा? इट विल बी रिटर्न टू दी सेंडर, उस पार्सल को प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। सेंडर हु इज लायबल टू पे दी रिटर्न चार्जेस फॉर इट्स इनवर्ड जर्नी, और प्रेषक को इसकी आवक यात्रा के लिए वापसी शुल्क का भुगतान करना होगा। These charges can be equal to or even higher than the outbound postage charges। अब आवक यात्रा के लिए जो चार्जेस होंगे वो जावक यात्रा के बराबर हो सकते हैं या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इफ़ द सेंडर डज नॉट वांट रिटर्न और रिडायरेक्शन ऑफ पार्सल, लेकिन अगर प्रेषक उस पार्सल की वापसी नहीं चाहता है या फिर उसकी रिडायरेक्शन या पुनर्निर्देशन नहीं चाहता है, ही कैन रिकॉर्ड इंस्ट्रक्शंस ऑन पार्सल एंड डिस्पैच नोट। तो इसके लिए वो क्या कर सकता है? पार्सल के ऊपर या डिस्पैच नोट के ऊपर इंस्ट्रक्शंस या निर्देश दे सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट आ जाएगा आपके लिए। मैनर ऑफ एड्रेसिंग में क्या आ जाएगा? तो सामान्य जो भी नियम है, उसके अलावा आपको जो है इस पार्सल के ऊपर प्रेषक का नाम और पता लिखना कंपलसरी बताया गया है। इसके लिए आप इंक से या स्याही से पता लिखेंगे और केवल एक ही व्यक्ति या कॉर्पोरेट बॉडी होनी चाहिए प्राप्तकर्ता के रूप में जिसे नामित किया जा सकता है, और रिकमेंड किया जाता है कि प्राप्तकर्ता और प्रेषक का जो पता रहेगा उसकी एक कॉपी पार्सल के अंदर भी संलग्न की जाए। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी फॉरेन पार्सल के ऊपर रजिस्टर्ड वर्ड नहीं लिखा होना चाहिए। अगर आप नेपाल या भूटान को भेज रहे हैं तो उस मामले में आप लिखेंगे क्योंकि वो कंपलसरी चीज़ है, लेकिन किसी और देश को संबोधित पार्सल के मामले में उसके ऊपर पंजीकृत शब्द नहीं लिखा होना चाहिए। हालांकि फिर भी उसको भारत के क्षेत्र के भीतर क्या किया जाएगा? अंतर्देशीय पंजीकृत पार्सल की तरह ही हैंडल किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है। अब भारत से एक पार्सल भेजा जाता है जिसका फॉरेन कंट्री में वितरण किया जाना है। जैसे हमने ऊपर किया कि जब भारत से ये पार्सल भेजा जाएगा, प्रेषक के द्वारा जो भी चार्जेस दिए जाएंगे वो इसकी केवल जावक यात्रा को या आउटबाउंड जर्नी को कवर करेंगे। लेकिन अगर वहां पे उसका वितरण ना हो पाए, उसकी रिडायरेक्शन करनी पड़े डेस्टिनेशन कंट्री के भीतर या फिर डेस्टिनेशन कंट्री के बाहर, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। किसको देने पड़ेंगे? जिसको भी उस पार्सल का वितरण किया जाएगा। लेकिन अगर उस पार्सल को वापस भेजना पड़े सेंडर को, तो सेंडर को भी उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस का भुगतान करना पड़ेगा। अभी एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो सेंडर को देने पड़ेंगे। तो इससे बचने के लिए वो क्या कर सकता है? उस पार्सल के निपटान के लिए कोई और तरीका बता सकता है। वो पार्सल के एड्रेस साइड में लिख सकता है या उसका जो डिस्पैच नोट होगा उसके बैक साइड में निर्देश दे सकता है कि अगर मेरा पार्सल जो वितरित ना हो पाए उसकी रिडायरेक्शन करनी है या किसी तीसरे व्यक्ति को वितरण उसका कर देना है या उसको नष्ट कर देना है या उसको अवंडन मान लेना है, त्यागा हुआ मान है, वो हम आगे करेंगे। इस तरह के निर्देश वो दे सकते हैं क्योंकि उसको इनवर्ड जर्नी के लिए फिर से
चार्जेस देने पड़ेंगे अगर उसको उस पार्सल का वितरण चाहिए। और अगर उसने कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रखी हैं तो पार्सल जो वो सेंडर को वापस किया ही जाएगा और सेंडर को इसके लिए इनवर्ड जर्नी के जो भी चार्जेस बनेंगे वो देने पड़ेंगे। और ये जो चार्जेस बताया गया है कि आपकी आउटबाउंड जर्नी से ज़्यादा भी हो सकते हैं या उसके बराबर भी हो सकते हैं, कम नहीं होंगे। अब भारत से एक पार्सल भेजा फॉरेन कंट्री के लिए, अब भेजते समय उसके ऊपर मान लीजिए 100 रुपये चार्जेस लग गए। अब 100 रुपये चार्जेस लग जाएंगे यहाँ पे। अब उस पार्सल के, क्योंकि हमने कर लिया कि प्रसारण के दौरान भी और डेस्टिनेशन कंट्री में भी उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। अब डेस्टिनेशन के पहुंचने से पहले प्रसारण के दौरान उसके ऊपर रीपैकिंग चार्जेस लग गए 10 रुपये, या फिर उसके और कस्टम क्लियरेंस चार्जेस या फिर जो भी वेयरहाउसिंग चार्जेस हैं वो लग गए 10 रुपये। अब यहाँ पे पहुंचते पहुंचते वही पार्सल के लिए आपको 120 रुपये का बन गया। अब क्योंकि 100 रुपये पहले ही दे दिए, अब 20 रुपये देने थे एड्रेसी ने, लेकिन एड्रेसी उसका वितरण लेता नहीं है। अब उसके लिए सेंडर ने कोई इंस्ट्रक्शंस भी नहीं दे रखी हैं कि कैसे उसका निपटान किया जाएगा, तो फिर उस पार्सल को क्या किया जाएगा, सेंडर को वापस भेजा जाएगा। अब सेंडर को वापस भेजते समय जितने चार्जेस उसके जाने के लिए लगे थे उतने ही चार्जेस उसके आने के लिए लगेंगे, यानी कि 100 रुपये आपको देना पड़ेगा उसकी आवक यात्रा के लिए। साथ में ये जो 20 रुपये बच जाएंगे, ये 20 रुपये इसमें ऐड हो जाएंगे। अगर उसको कहीं पे वेयर हाउस करके रखना पड़ा, उसको भंडारित करके रखना पड़ा, वो चार्जेस उसमें जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ज़्यादा चार्जेस का भुगतान उसको आवक यात्रा के लिए करना पड़ सकता है। तो ये यहाँ पे इसका बोलने का मतलब हो जाएगा। और यहाँ पे आगे चलते हैं, ठीक है। तो अगर वो उसकी रिटर्न नहीं चाहता है या रिडायरेक्शन करना चाहता है तो इस मामले में वो इंस्ट्रक्शंस दे सकता है पार्सल या डिस्पैच नोट के ऊपर। आगे चलते हैं मेकअप एंड पैकिंग के बारे में। पार्सल की बनावट या पैकिंग किस तरह से होनी चाहिए। एवरी पार्सल मस्ट बी पैक्ड एंड क्लोज्ड इन अ मैनर विद ड्यू रिगार्ड टू द वेट एंड द नेचर ऑफ द कंटेंट्स एज वेल एज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। जब भी किसी पार्सल की पैकिंग की जाएगी या उसको बंद किया जाएगा, कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। सबसे पहले पार्सल का वजन, उस पार्सल का वजन क्या है उसके अनुसार आपको पैकिंग करनी है। दूसरी बात, नेचर ऑफ द कंटेंट्स, सामग्री जो है उस सामग्री की प्रकृति क्या है उसके अनुसार आपको पैकिंग करनी होगी। साथ में मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या रहेगा, मतलब कि किस माध्यम से आप उस पार्सल का प्रसारण करेंगे। साथ में लेंथ ऑफ जर्नी, जर्नी मतलब उसको भेजने की जो यात्रा या उसको भेजने के लिए जो यात्रा की लंबाई है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपने पार्सल की पैकिंग करनी होती है, उसको क्लोज करना होता है। तो जब भी किसी पार्सल की पैकिंग की जाएगी, कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा, उसके वजन को, उसके अंदर भेजे जाने वाली सामग्री की प्रकृति को, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को, साथ में लेंथ ऑफ जर्नी यात्रा की लंबाई क्या है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। द पैकिंग एंड क्लोजिंग मस्ट प्रोटेक्ट द कंटेंट्स सो दैट दीज कैन नॉट बी डैमेज्ड बाई प्रेशर और बाई रिपीटेड हैंडलिंग। अब पैकिंग या क्लोजिंग जो है वो इस तरह से सामग्री की सुरक्षा करे कि रास्ते के दौरान उसको कोई भी नुकसान ना हो, क्योंकि बहुत सारी डाक के भीतर उसको प्रेशर भी झेलना पड़ेगा, बार बार उसको हैंडल करना पड़ेगा, तो उस वजह से उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो पैकिंग और जो समापन की सामग्री होगी, मतलब जिसके साथ आपने उसे बंद किया है, वो जो भी सामग्री पार्सल के अंदर भेजी है उसकी सुरक्षा करने में सक्षम होनी चाहिए। वो उसके प्रेशर को भी झेल सके, डाक के प्रेशर को, जो बाकी डाक वस्तुएं होंगी, और साथ में बार बार जो हैंडलिंग की जाएगी उस चीज को भी वो बर्दाश्त कर सके, झेल सके। तो इस तरह की पैकिंग वो होनी चाहिए। They must also be such that it is impossible to tamper with the contents without leaving an obvious traces of violation। उसके बाद अपने पैकिंग जो वो इस तरह से करनी है, अगर उस पार्सल के साथ कोई भी छेड़छाड़ होती है तो वो सामने दिख जानी चाहिए। मतलब आपने उसको बिल्कुल इस तरह से पैक कर देना है, इस तरह से लपेट देना है, अगर किसी को उसे खोलना पड़े, उसके अंदर की सामग्री निकालनी पड़े तो दोबारा से उसी तरह से उसको पैक करना मुश्किल हो जाए, तो पार्सल को आपने इस तरह से पैक करना होता है। आगे चलते हैं। एवरी पार्सल मस्ट बी मेड अप सिक्योरली इफ इट इज टू बी कन्वेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस और इट हैज़ टू अंडरगो मैनी ट्रांसशिपमेंट्स और हैंडलिंग्स। प्रत्येक पार्सल को सुरक्षित रूप से बनाया जाना चाहिए। क्यों बनाया जाना चाहिए? अगर इसे बहुत ही लंबी दूरी पर पहुंचाया जाना है, मतलब इसे किसी भी दूरस्थ स्थान के लिए भेजा जाना है, तो ऐसी कंडीशन में इसको सुरक्षित रूप से बनाया जाना चाहिए। या इसे बहुत सारी ट्रांसशिपमेंट्स और हैंडलिंग से गुजरना पड़ता है, मतलब बार बार इसकी हैंडलिंग करनी पड़ती है। कहीं शिप पे चढ़ाया जा रहा है, कहीं इसको विमान से लेके जाया जा रहा है, बस से या ट्रेन से लेके जाया जा रहा है, तो बहुत सारी कंडीशंस इसको फेस करनी पड़ेंगी। तो सुरक्षित पैकिंग होनी चाहिए ताकि वो इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर सके।
द पार्सल शुड आल्सो बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मेजर चेंजेस इन क्लाइमेट टेम्परेचर और इन द केस ऑफ कन्वेंस बाय एयर वेरिएशंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद पार्सल को जलवायु तापमान या वायु परिवहन की स्थिति में वायुमंडलीय दबाव में बदलाव के मामले में बड़े बदलावों के से भी संरक्षित किया जाना चाहिए। अब जब भी आप पार्सल पैक करेंगे तो आपने इस तरह से उसकी सुरक्षित पैकिंग करनी है, क्योंकि जब पार्सल भेजा जाएगा भारत से किसी ऐसे देश के लिए उसको भेजा जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा ठंड है, या उसको किस रास्ते से भेजा जा रहा है, उस देश में कितनी गर्मी है या ठंड है, इस तरह की जो भी जलवायु क्लाइमेट चेंजेस होंगी टेम्परेचर में, जैसे टेम्परेचर है किसी का बहुत ज़्यादा है किसी का बहुत कम है, भारत से तो उसको भेज दिया नॉर्मल टेम्परेचर था, भारत से भेज दिया नॉर्मल टेम्परेचर में सब कुछ सही है। अब कहीं पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और वहाँ पे जाकर उसको नुकसान हो गया या सामग्री खराब होगी, इन सारी चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। दूसरी बात, अगर उसको हवाई मार्ग के माध्यम से भेजा जाना है, क्योंकि हवाई मार्ग से भेजा जाएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वायुमंडलीय दबाव में क्या होती हैं, वेरिएशंस होती हैं, चेंजेस आती हैं, उन सारी चेंजेस के से भी वो क्या करे, पार्सल की सामग्री को सुरक्षित रखे। इस तरह की पैकिंग आपने करनी है, मतलब सब सामग्री भेजी गई है वो इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट रहे, इस तरह से पार्सल की पैकिंग की जानी चाहिए। आगे चलते हैं। इट मस्ट बी पैक्ड इन सच अ वे एज नॉट टू एंडेंजर द हेल्थ ऑफ द ऑफिशियल एंड टू अवॉइड एनी इंजरी टू ऑफिशियल्स कॉल्ड अपॉन टू हैंडल इट और डैमेज अदर पार्सल्स और पोस्टल इक्विपमेंट्स। उसके बाद पार्सल को आपने इस तरह से पैक करना है कि जो भी ऑफिशियल्स इसको हैंडल करेंगे उनको उनकी हेल्थ को या उनके स्वास्थ्य को कोई भी इसका नुकसान नहीं होना चाहिए, या फिर जिन भी ऑफिशियल्स को इसको हैंडल करने के लिए बुलाया जाएगा उनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, या फिर अन्य पार्सल या जो भी पोस्टल इक्विपमेंट हैं उनको भी इससे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो पार्सल को इस तरह से आपने पैक करना है कि अधिकारियों के स्वास्थ्य को इससे कोई भी खतरा ना हो, या फिर जिन अधिकारियों को इसको हैंडल करने के लिए बुलाया जाएगा उनको भी किसी तरह की चोट ना लगे, उनको भी इससे कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, पार्सल या पोस्टल इक्विपमेंट जो होंगे उनको भी इससे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप इसकी पैकिंग करेंगे। It must have on the packing or the wrapping sufficient space for the entry of service instructions and for affixing stamps and labels। उसके बाद जो पार्सल रहेगा उसकी पैकिंग या रैपिंग के ऊपर सफिशेंट स्पेस होना चाहिए, पर्याप्त जगह होनी चाहिए। किस चीज़ के लिए होनी चाहिए? सेवा निर्देशों को दर्ज करने के लिए, उसके ऊपर डाक टिकट लगाने के लिए या लेबल लगाने के लिए होनी चाहिए। तो पार्सल की जो भी पैकिंग रहेगी या रैपिंग रहेगी उसके ऊपर सफिशेंट स्पेस होना चाहिए ताकि जो भी सर्विस इंडिकेशंस हैं उनको दर्ज किया जा सके, या फिर जो भी आपकी डाक टिकट उसके ऊपर लगाई जानी है या लेबल लगाए जाने हैं उनको आसानी से लगाया जा सके। दी फॉलोइंग आर एक्सेप्टेड विदाउट पैकिंग। अब कुछ ऐसी डाक वस्तुएं जिन्हें बिना पैकिंग के भी पार्सल के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। आर्टिकल्स विच कैन बी फिटेड टुगेदर और पुट एंड केप्ट टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग कोड विद लेड और अदर सील्स सो एज टू फॉर्म वन सिंगल पार्सल विच कैन नॉट कम अपार्ट। वस्तुएं जिन्हें एक साथ फिट किया जा सकता है, मतलब बिल्कुल एक साथ उन्हें फिट कर दिया, या फिर उनको शीशे या अन्य सील के साथ एक मजबूत रस्सी द्वारा बांधा गया हो या एक साथ रखा गया हो ताकि एक पार्सल बन जाए और उसको अलग ना किया जा सके। इस तरह की कोई भी वस्तु होगी उसके लिए आप पैकिंग नहीं करेंगे तब भी चल जाएगा। पार्सल इन वन पीस, उसके बाद सिंगल पीस में जो पार्सल होते हैं जैसे लकड़ी का टुकड़ा है या कोई भी मेटल का टुकड़ा है तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, बिना पैकिंग के पार्सल के माध्यम से भेज पाएंगे। आगे चलते हैं स्पेशल पैकिंग कंडीशंस के बारे में। विशेष पैकिंग की कुछ शर्तें। प्रीशियस मेटल्स शुड बी पैक्ड इन फॉलोइंग मैनर। प्रीशियस मेटल यानी कि कोई भी कीमती धातु अगर आप भेजना चाहते हैं फॉरेन कंट्री के लिए पार्सल के माध्यम से, किस तरह से या किस तरह की पैकिंग में उसको भेजा जाना चाहिए। The packing must consist either of a studded metal box or a case made of wood of minimum thickness of 1 centimeter for parcels up to 10 kg and 14 यहाँ पे 1.4 आएगा 1.4 सेंटीमीटर फॉर पार्सल ओवर 10 kg और 2 सीमलेस बैग्स फॉर्मिंग अ डबल रैपिंग। क्या बताया गया कि जब भी आपने फॉरेन कंट्री के लिए कोई भी प्रीशियस मेटल भेजना है, कीमती धातु भेजनी है, तो किस तरह से उसके लिए पैकिंग करनी है। पैकिंग के लिए सबसे पहले आपको मोटे एक धातु का बॉक्स चाहिए, मतलब जो प्रीशियस मेटल आपने भेजना है उसको या तो मोटे धातु के बॉक्स में आप रखेंगे या लकड़ी के बने हुए बॉक्स में भी रखा जा सकता है, लेकिन जो लकड़ी का बॉक्स होगा, जिस लकड़ी से बना होगा, उस लकड़ी की मोटाई कम से कम जो है
1 सेंटीमीटर होनी चाहिए अगर पार्सल जो है 10 किलोग्राम से कम वजन का है। लेकिन अगर 10 किलोग्राम से ज़्यादा वजन का है तो इसके लिए 1.4 नहीं, यहाँ पे 1.5 आएगा, इसको आपने सही कर लेना है। 1.5 सेंटीमीटर कम से कम मोटाई का पार्सल होना चाहिए, पैकिंग आपकी जो लकड़ी होगी उसकी होनी चाहिए। और 2 सीमलेस बैग्स फॉर्मिंग अ डबल रैपिंग, या फिर 2 सीमलेस थैलों का आप उपयोग कर सकते हैं ताकि दोहरी रैपिंग की जा सके। तो सबसे पहले क्या आएगा, प्रीशियस मेटल, कोई भी कीमती धातु अगर आप भेजना चाहते हैं फॉरेन पार्सल के माध्यम से, तो उसके लिए आपको जो बॉक्स यूज़ करना है वो मोटे मेटल का हो सकता है, मोटी धातु का हो सकता है। आप लकड़ी के बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लकड़ी के बॉक्स का जब यूज़ किया जाएगा तो ध्यान रखेंगे 10 किलोग्राम से अगर उसका कम वजन है तो इसके लिए लकड़ी की मोटाई कम से कम 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर वो 10 किलोग्राम से ज़्यादा है तो लकड़ी की मोटाई कम से कम 1.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। However, when cases made of plywood are used, लेकिन जब भी आप प्लाईवुड से बने बॉक्स का यूज़ करेंगे, their thickness may be limited to 5 मिलीमीटर, तो उनकी जो मोटाई है वो कम से कम 5 मिलीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगर लकड़ी नॉर्मल का यूज़ किया जाता है तो 1 सेंटीमीटर 10 किलोग्राम से कम वजन वाले पार्सल के लिए, और 10 किलोग्राम से अधिक वजन वाले पार्सल के लिए 1.5 सेंटीमीटर थिकनेस होनी चाहिए लकड़ी की। लेकिन अगर आप प्लाईवुड का यूज़ करते हैं तो प्लाईवुड क्योंकि मजबूत होती है तो इसके लिए इसकी जो थिकनेस है वो कम से कम 5 मिलीमीटर होनी चाहिए। ऑन दी कंडीशन दैट द एजेस ऑफ द केस आर रीइंफोर्स्ड बाय द मेटल एंगल स्ट्रिप्स, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, प्लाईवुड के जो कोने रहेंगे, मतलब जो बॉक्स का आप बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे बॉक्स एक बनाते हैं इस तरह से, अगर आपका बॉक्स है, ठीक है, इस तरह से आपका अगर बॉक्स है तो इसके ये जो साइड वाले ये एंगल रहेंगे, यहाँ पे आपने क्या करना है, मेटल एंगल स्ट्रिप्स का यूज़ करना है। मेटल एंगल स्ट्रिप्स जो होती हैं यहाँ पे उनको यूज़ करना है ताकि इनके कोनों को यहाँ पे कोई नुकसान ना पहुँचे, ये आसानी से खुल ना सकें। आगे चलते हैं, ग्लास और अदर फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट अगर आप भेजना चाहते हैं, मतलब कोई भी ग्लास या नाजुक कोई भी वस्तु भेजना चाहते हैं जो आसानी से टूट सकती है। हालांकि डाकघर की इन चीज़ों के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, लेकिन आप भेजना चाहते हैं तो पैकिंग आपको किस तरह से करनी चाहिए। द पैकिंग मस्ट कंसिस्ट ऑफ अ बॉक्स ऑफ मेटल, वुड, स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक मटेरियल और स्ट्रॉन्ग कार्डबोर्ड फिल्ड विद पेपर, वुड शेविंग और एनी अदर अप्रोप्रिएट प्रोटेक्टिव मटेरियल टू प्रिवेंट एनी फ्रिक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड बॉक्स। सबसे पहले अगर आपने ग्लास या कोई भी अन्य नाजुक वस्तु भेजनी है तो उसके लिए पैकिंग के लिए आपको क्या चाहिए, एक बॉक्स चाहिए, एक डिब्बा चाहिए। और बॉक्स जो है वो धातु का बना हो सकता है, वो लकड़ी का बना हो सकता है, वो किसी भी स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक मटेरियल का बना हो सकता है, या फिर स्ट्रॉन्ग गत्ते का बना हो सकता है, मजबूत गत्ते का। और इसके साथ आपको क्या कर देना है, इस बॉक्स को जो भी आपने यूज़ किया है फिल्ड विद पेपर, आप इसको कागज़ के साथ भर सकते हैं, वुड शेविंग जो लकड़ी का बुरादा होता है उसके साथ भर सकते हैं, या फिर कोई और प्रोटेक्टिव मटेरियल के साथ भी इसको भर सकते हैं, जो क्या करेगा, जो इस बॉक्स और इसके अंदर भेजे जाने वाली सामग्री के बीच के घर्षण को कम करेगा, वो एक जगह से हिलने नहीं चाहिए। इस तरह से आपने उसके अंदर प्रोटेक्टिव मटेरियल डाल के भेज देना है। अब मान लीजिए आपने एक बॉक्स का यूज़ किया, इसके अंदर आपने एक शीशे की बोतल भेजनी है। अब शीशे की बोतल आपने इसके अंदर डाल दी इस तरह से। अब रास्ते में जाते हुए कभी इस कोने से लगेगी, कभी इस कोने से, कभी ऊपर कभी नीचे, तो क्या हो जाएगी, ये टूट सकती है, जो आपने चीज़ भेजी है बाहर आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे बताया कि जब भी आप इस तरह की सामग्री भेजेंगे तो आपको क्या करना है, ये जो बाहरी बॉक्स है आप मेटल का, वुड का, या फिर स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक मटेरियल का या स्ट्रॉन्ग कार्डबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। फिर आपने इसको क्या करना है, यहाँ पे कागज़ भर देने हैं, बिल्कुल सारी तरह कागज़ भर देंगे। फिर कागज़ भरने के बाद ये जो बोतल होगी अपनी जगह से हिलेगी नहीं, या फिर लकड़ी का बुरादा भर देना है भरने के बाद भी, क्योंकि एक तो ये सॉफ्ट होते हैं, दूसरी ये बोतल को अपनी जगह से हिलने नहीं देंगे। या कोई भी और प्रोटेक्टिव मटेरियल को इसके अंदर रख सकते हैं जो इसके बीच ये जो आपने बॉक्स का यूज़ किया है और ये जो बोतल रहेगी इसके बीच में फ्रिक्शन को कम कर सके, इन दोनों के फ्रिक्शन में रोक सके। तो इस तरह से आपने इसकी पैकिंग करनी है। आगे चलते हैं, लिक्विड्स एंड सब्सटेंसेस विच इजीली लिक्विफाई। अगर आप कोई भी लिक्विड भेजते हैं, कोई भी तरल पदार्थ भेजते हैं, या ऐसा कोई भी पदार्थ भेजते हैं जो आसानी से लिक्विफाई हो जाता है, तो उस मामले में आपको पैकिंग किस तरह से करनी चाहिए। दे शुड बी एनक्लोज्ड इन परफेक्टली लीक प्रूफ कंटेनर्स। तो उन्हें आपने पूरी तरह से रिसाव रोधी कंटेनर के अंदर पैक करके भेजना है। मतलब इस तरह के कंटेनर में डाल के आप उसे भेजेंगे जो लीक प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि लिक्विड है या ऐसा सब्सटेंस है जो आसानी से लिक्विफाई हो जाता है। तो जब इनको भेजा जाएगा प्रसारण के दौरान अगर इनको कोई भी नुकसान होता है तो जो भी सामग्री होगी वो बाहर आ जाएगी। लेकिन अगर आपने लीक प्रूफ कंटेनर का यूज़ किया है, मतलब उसके बाहर पानी नहीं जा सकता है, लिक्विड नहीं जा सकता है,
है तो क्या हो जाएगा, अगर नुकसान हो भी जाता है तो केवल लिक्विड अंदर ही रहेगा, वो बाहर नहीं आएगा। ईच कंटेनर शुड बी प्लेस्ड इन ए स्पेशल बॉक्स ऑफ मेटल। अब ये जो लीक प्रूफ कंटेनर होगा इसको अपना एक विशेष बॉक्स के अंदर रखना होगा, और ये विशेष बॉक्स मेटल का हो सकता है, वुड का, स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक मटेरियल का, या स्ट्रॉन्ग कोरुगेटेड कार्डबोर्ड हो सकता है। और इसके अंदर आपको सारडस्ट डाल देनी है, कॉटन, वुड या फिर अदर कोई भी प्रोटेक्टिव मटेरियल डाल देना है। टू एब्जॉर्ब द लिक्विड शुड द कंटेनर ब्रेक। अगर कंटेनर जो वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, ऐसी कंडीशन में उस लिक्विड को अपने आप में सोख सके इस तरह का कोई भी प्रोटेक्टिव मटेरियल, इसमें कोई भी सारडस्ट या कॉटन आपको डालना है। द लिड ऑफ द बॉक्स शुड बी फिक्स्ड सो दैट इट कैन नॉट बी इजीली वर्क लूज। और ढक्कन जो है आपने कंटेनर का इस तरह से बंद करना है जो आसानी से ढीला ना हो, आसानी से खुले ना। तो क्या आ जाएगा, जब भी कोई लिक्विड या ऐसा सब्सटेंस भेजा जाता है जो आसानी से लिक्विफाई हो जाए तो उसके लिए आपने लीक प्रूफ कंटेनर का यूज करना है। लीक प्रूफ कंटेनर का यूज करने के बाद उस कंटेनर को आपने एक विशेष डिब्बे के अंदर रखना है, और ये विशेष डिब्बा जो है मेटल का, वुड का, स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक मटेरियल का या स्ट्रॉन्ग कोरुगेटेड कार्डबोर्ड का बना होना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले आपने क्या किया, एक बॉक्स ले लिया और ये लीक प्रूफ होना चाहिए, इसके अंदर लिक्विड डाल दिया। डालने के बाद इसको और कंटेनर के अंदर रखेंगे जो मेटल का, वुड का, प्लास्टिक का या कोरुगेटेड कार्डबोर्ड का हो सकता है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों के बीच में, मतलब यहाँ पे इसको किससे भर देना है, आपने सारडस्ट के द्वारा भर देना है, या फिर इसके अंदर आप कॉटन डालेंगे, लकड़ी डाल सकते हैं, या कोई भी और अप्रोप्रिएट प्रोटेक्टिव मटेरियल डाल सकते हैं जो आपका, अगर कंटेनर ये बीच में टूट जाए, टूटने के मामले में लिक्विड जो है बाहर आएगा, बाहर आते ही जो भी एब्जॉर्बेंट मटेरियल या प्रोटेक्टिव मटेरियल का आपने यूज़ किया है वो इसको अपने अंदर सोख लेगा, बाकी किसी डार्क वस्तुओं को नुकसान इससे नहीं होगा। तो इस तरह से आपने पैकिंग इसकी करनी है, और बॉक्स का ढक्कन जो है वो आसानी से ढीला नहीं होना चाहिए, खुलना नहीं चाहिए। फैटी सब्सटेंसेस विच डू नॉट इजीली लिक्विफाई। उसके बाद फैटी सब्सटेंसेस या बसायुक्त पदार्थ जो आसानी से द्रवीभूत नहीं होते हैं, मतलब लिक्विफाई नहीं होते हैं, तरल अवस्था में नहीं आते हैं, सच एज ऑइंटमेंट्स, सॉफ्ट सोप्स, रेजिन्स एक्सेट्रा एंड सिल्क वोमैक्स। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप पार्सल में भेज रहे हैं तो कैसे आपने पैकिंग करनी है। दे शुड बी एनक्लोज्ड इन अ फर्स्ट कवरिंग बॉक्स, बैग ऑफ क्लॉथ और प्लास्टिक। इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, एक बॉक्स ले लेना है, बॉक्स ले लेंगे या फिर बैग ले लेंगे या फिर कपड़े का या फिर प्लास्टिक का, वो हो सकता है। लेने के बाद आपने क्या कर देना है, इसके अंदर जो भी सामग्री भेजनी है उसको भेजेंगे, उसको इसके अंदर रख देंगे। विच इज इटसेल्फ प्लेस्ड इन अ बॉक्स ऑफ वुड, मेटल और एनी अदर मटेरियल। उसके बाद ये जो भी आपने बॉक्स का यूज़ किया है या कपड़े या प्लास्टिक के बैग का यूज़ किया है उसको आपने एक और बॉक्स के अंदर रखना है, और ये दूसरा बॉक्स जो लकड़ी का, मेटल का या फिर अन्य किसी मटेरियल का या सामग्री का बना होना चाहिए। स्टट एनफ टू प्रिवेंट दी कंटेंट्स फ्रॉम लीकिंग। और ये जो है इतना मोटा होना चाहिए, मतलब आपने जो भी बाहर वुड का, मेटल का या अदर कोई भी मटेरियल का बॉक्स यूज़ किया है वो इतना स्टट होना चाहिए, मोटा होना चाहिए कि अगर इसके अंदर भेजी गई सामग्री को कोई भी नुकसान होता है तो उसकी लीकेज को वो रोक सके। आगे चलते हैं, ड्राई कलरिंग पाउडर्स सच एज एलिनिन ब्लू एक्सेट्रा, दीज प्रोडक्ट्स शैल बी एडमिटेड ओनली इन परफेक्टली लीक प्रूफ मेटल बॉक्सेस। अब ड्राई कलरिंग पाउडर को भी आप भेज सकते हैं, जैसे एलिनिन ब्लू वगैरह हैं, इनको क्या किया जाएगा, इनको भी लीक प्रूफ मेटल बॉक्सेस में डाल के भेजा जाएगा। विच मस्ट बी प्लेस्ड इन अ बॉक्स ऑफ वुड, स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक मटेरियल और स्ट्रॉन्ग कोरुगेटेड कार्डबोर्ड विद सारडस्ट और सम अदर अप्रोप्रिएट अब्जॉर्बेंट एंड प्रोटेक्टिव मटेरियल बिटवीन टू कंटेनर्स। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ बताई गई है कि पहला जो है लीक प्रूफ मेटल बॉक्स होना चाहिए, उस मेटल बॉक्स को आपने क्या करना है, एक और लकड़ी या स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक मटेरियल या स्ट्रॉन्ग कोरुगेटेड कार्डबोर्ड के बॉक्स में डालना है। डालने के बाद दोनों कंटेनर्स के बीच में अपना सारडस्ट डाल देनी है या कोई भी और अप्रोप्रिएट अब्जॉर्बेंट या प्रोटेक्टिव मटेरियल डाल देना है, ताकि इनके मामले में अगर कोई भी नुकसान हो जाता है अंदर वाली सामग्री बाहर नहीं पहुंचनी चाहिए। ड्राई नॉन कलरिंग पाउडर्स की बात करें, ठीक है, तो ड्राई नॉन कलरिंग पाउडर्स में क्या आएगा, दीज प्रोडक्ट्स शैल बी प्लेस्ड इन कंटेनर्स, बॉक्स और बैग। तो इनको आपने क्या करना है, एक डिब्बे में या बैग के अंदर रख देना, और ये मेटल का, वुड का या स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक का मटेरियल का या कार्डबोर्ड का बना होना चाहिए। दीज कंटेनर्स शैल देमसेल्फ बाई एनक्लोज्ड इन अ बॉक्स मेड वन ऑफ दीज मटेरियल। तो सबसे पहले आपने क्या किया, ड्राई नॉन कलरिंग जो पाउडर होंगे उनको एक कंटेनर में डालना है। अब ये कंटेनर या बॉक्स जो भी रहेगा ये मेटल का, वुड का, स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक मटेरियल का या गत्ते का हो सकता है। डालने के बाद आपने फिर से इसको एक और बॉक्स के अंदर रखना है, और वो बॉक्स भी इन्हीं में से किसी एक का बना होना चाहिए। आगे चलते हैं, लिविंग एनिमल्स की बात करें। अगर पार्सल में कोई भी जीवित जानवर भेजा जाता है, द रैपिंग ऑफ द पार्सल एज वेल एज द डिस्पैच नोट मस्ट बी प्रोवाइडेड विद अ लेबल वेयरिंग इन बोल्ड लेटर्स द इंस्क्रिप्शन एनिमक्स विवेंट्स लिविंग एनिमल्स।
अब यहाँ पे एनिमोक्स विवेंट्स का क्या मतलब हो जाएगा, लिविंग एनिमल हो जाएगा। तो जब भी किसी पार्सल में आपने कोई भी जीवित जानवर या लिविंग एनिमल भेजा है तो पार्सल की रैपिंग के ऊपर इसके साथ साथ आपने जो डिस्पैच नोट या प्रेषण नोट उसके साथ भेजा है उसके ऊपर भी आपको एक लेबल लगाना होगा। लेबल पर क्या होना चाहिए, बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए एनिमोक्स विवेंट्स, जिसका मतलब होता है जीवित जानवर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं अर्जेंट मेडिसिन के बारे में। जो भी अति आवश्यक दवाइयाँ होती हैं जब भी उनको भेजा जाता है, पार्सल कंटेनिंग अर्जेंट मेडिसिन शैल बी फर्निश्ड ऑन दी साइड which bears the address with light green label विद ब्लैक सिंबल एंड लेटर्स मेडिसमेंट अर्जेंट। उसके बाद बताया गया है कि जब भी आप अति आवश्यक दवाई किसी भी पार्सल के माध्यम से भेजेंगे फॉरेन कंट्री के लिए, तो उस पार्सल के ऊपर जिस तरफ प्राप्तकर्ता का पता लिखा गया है उस तरफ आपको एक लाइट ग्रीन कलर का लेबल लगाना होगा, हल्के हरे रंग का एक लेबल लगाना होगा जिसके ऊपर इस तरह का एक सिंबल बना होगा और साथ में क्या वर्ड्स लिखे होंगे, मेडिसमेंट अर्जेंट लिखा होगा और ये भी ब्लैक लेटर्स में काले अक्षरों में लिखे गए होंगे। तो ये आ जाएगा विशेष पैकिंग कंडीशंस के बारे में, स्पेशल पैकिंग कंडीशंस के बारे में। आगे चलते हैं। आगे आपके पास डॉक्यूमेंट्स टू बी फर्निश्ड अलोंग विद पार्सल एट द टाइम ऑफ बुकिंग। जब पार्सल बुक किया जाता है तो ऐसे ही नहीं कि आपने सीधा पार्सल लाया और पोस्ट ऑफिस में उसकी बुकिंग कर दी जाएगी, उसके साथ आपको कुछ दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होते हैं। फॉरेन पार्सल्स एक्सेप्ट एड्रेस्ड टू कनाडा और साउथ अफ्रीका should be presented with a dispatch note in prescribed form obtained from any post office which is optional for USA and Nepal। तो जब भी आप फॉरेन पार्सल भेजेंगे उस फॉरेन पार्सल के साथ आपको डिस्पैच नोट या प्रेषण नोट साथ में प्रस्तुत करना होगा जो आप किसी भी डाक घर से प्राप्त कर सकते हैं। और यूएसए और नेपाल को भेजे जाने वाले पार्सल के मामले में ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, आप भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। और दूसरी बात, कनाडा और साउथ अफ्रीका को भेजे गए पार्सल के मामले में इसका यूज़ नहीं किया जाता है। बाकी किसी भी देश को अगर फॉरेन पार्सल भेजा जाएगा तो उसके साथ निर्धारित प्रपत्र में एक डिस्पैच नोट या प्रेषण नोट होना चाहिए। All the columns in the dispatch note should be filled in by the sender except the columns within the thick border on the right hand side of the front of the form। उसके बाद फॉरम के सामने वाली तरफ दाईं ओर मोटी सीमा के भीतर कॉलम को छोड़कर प्रेषक नोट के सभी कॉलम जो है, प्रेषण नोट के जितने भी कॉलम होंगे वो प्रेषक के द्वारा भरे जाएंगे। क्या बताया गया, डिस्पैच नोट के जितने भी कॉलम होते हैं वो प्रेषक के द्वारा, सेंडर के द्वारा भरे जाते हैं, सिवाय कौन से, राइट हैंड साइड ऑफ द फॉरम ऑफ द फ्रंट ऑफ द फॉरम। तो फॉरम की जो फ्रंट वाली साइड होगी उसके राइट हैंड साइड में एक मोटा बॉर्डर, मतलब मोटी सीमा रेखा से घिरे हुए कुछ कॉलम होते हैं, उनको छोड़ दिया जाएगा और बाकी जितने भी कॉलम होंगे उनको प्रेषक के द्वारा या सेंडर के द्वारा भरा जाना चाहिए। The addresses of the sender and the addressee and all particulars to be furnished by sender। उसके बाद प्राप्तकर्ता और सेंडर के पते के बारे में जितने भी विवरण होंगे वो सभी किसके द्वारा दिए जाएंगे, प्रेषक के द्वारा दिए जाएंगे। ऑब्वियसली ये प्रेषक भेज रहे हैं तो प्रेषक को ही देने होंगे, क्योंकि इसमें सेंडर का एड्रेस भी ऑब्लिगेटरी है तो उसको वो भी साथ में पर्टिकुलर्स देने होंगे। तो प्राप्तकर्ता और प्रेषक के पते के बारे में जितने भी विवरण होंगे वो प्रेषक को प्रस्तुत करने होंगे। Instructions regarding the treatment of parcel in case of non-delivery should be given on the back of dispatch note। only one instruction। उसके बाद पार्सल का अगर वितरण ना हो पाए तो हमने ऊपर कर लिया कि उसके लिए निर्देश दिए जा सकते हैं किस तरह से उसका निपटान करना है। तो उसके संबंध में जो निर्देश दिए जाएंगे वो कहाँ पे, प्रेषण नोट के बैक साइड में दिए जाएंगे। और ध्यान रखेंगे एक पार्सल के लिए केवल आप एक ही इंस्ट्रक्शन या एक ही निर्देश दे सकते हैं। द इंस्ट्रक्शंस शुड बी मेड आउट इन इंग्लिश। अब ये जो निर्देश दिए जाएंगे इंग्लिश में दिए जाएंगे या फिर इन दी लैंग्वेज नोन इन दी कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, गंतव्य देश में जानी जाने वाली भाषा में भी ये नोट जो निर्देश हैं वो दिए जा सकते हैं। इन केस ऑफ इंश्योर्ड पार्सल, बीमित पार्सल है, वीपी है, सीओडी पार्सल है, द अमाउंट शुड बी इंडिकेटेड इन इंडियन करेंसी ऑन द सेट ऑफ कस्टम डिक्लेरेशन फॉरम। सीमा शुल्क घोषणा प्रपत्र का जो सेट रहेगा, फॉरम रहेगा, उसके ऊपर क्या करना होगा, इनके संबंध में जो भी निर्दिष्ट राशि होगी उसको इंडियन करेंसी में भी एक्सप्रेस करना होगा, चिन्हित करना होगा, दर्शाना होगा।
A single dispatch note may be used for 2 or 3, not more. Ordinary parcels which are posted at the same time at the same office by the same sender to the same addressee, and if postage paid is the same on each parcel and they are forwarded by the same route. उसके बाद बताया गया कि आप एक ही डिस्पैच नोट का यूज़ कर सकते हैं 2 या 3 पार्सल के लिए, इससे ज़्यादा के लिए आप नहीं करेंगे, मैक्सिमम 3 या फिर 2 पार्सल के लिए आप सिंगल डिस्पैच नोट का या एकल प्रेषण नोट का उपयोग कर सकते हैं। मतलब 3 पार्सल आप भेज रहे हैं उसके लिए सिंगल डिस्पैच नोट भी यूज़ किया जा सकता है, मतलब एक ही डिस्पैच नोट के साथ उनका काम चल जाएगा। लेकिन ध्यान क्या रखेंगे, उनको एक ही समय पोस्ट किया जाना चाहिए, एक ही कार्यालय से पोस्ट किया जाना चाहिए, भेजने वाला भी सेम होना चाहिए, प्राप्त करने वाला भी सेम होना चाहिए, और साथ में उसके बाद बोलेंगे पोस्टेज पेड इज सेम ऑन ईच पार्सल, और प्रत्येक पार्सल के ऊपर भुगतान किया गया डाक शुल्क भी समान होना चाहिए, यानी कि एक के ऊपर 5 रुपये दिए हैं तो दूसरे के ऊपर भी 5 रुपये भुगतान किया गया होना चाहिए, और उनको एक ही मार्ग से भेजा जाना चाहिए। तो ऐसे मामले में 2 या 3 पार्सल के लिए आप सिंगल डिस्पैच नोट का यूज़ भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इन केस द पार्सल शुड बी क्लियरली मार्क्ड बाई सेंडर वन ऑफ द बैच ऑफ पार्सल, तो इस मामले में जब एक से ज़्यादा पार्सल के लिए एक ही डिस्पैच नोट यूज़ किया जाता है तो वहाँ पे बताना पड़ता है कि ये पार्सल का बैच है जिसके लिए सिंगल डिस्पैच नोट यूज़ किया गया है। The term ordinary parcel here means or parcels other than insured parcels, VP, COD parcels and parcels on which custom एंड अदर नॉन पोस्टल चार्जेस आर प्रीपेड। उसके बाद हमें क्या बताया गया कि ऑर्डिनरी पार्सल टर्म का यहाँ पे क्या मतलब हो जाएगा कि ऐसे पार्सल जो ना तो बीमित है, ना वीपी है, ना सीओडी है, या फिर ना उनके ऊपर नॉन पोस्टल चार्जेस यानी कि डाक शुल्क तो हर एक पार्सल के ऊपर दिया जाएगा, उसके अलावा अगर कोई भी पोस्टेज चार्जेस या डाक शुल्क उसके ऊपर दिया जाएगा तो ऑर्डिनरी पार्सल की टर्म में वो फिर नहीं आएगा, या फिर जिसके लिए आपने सीमा शुल्क का भुगतान किया है। इन सभी को छोड़कर बाकी सभी पार्सल को ऑर्डिनरी पार्सल कहा जाएगा। नेक्स्ट आपके पास पार्सल्स फॉर अब्रोड, विदेश के लिए पार्सल के बारे में। All parcels for places abroad are liable to be opened for examination in the country of destination। तो फॉरेन कंट्री के लिए जो भी आप पार्सल भेजेंगे उसको गंतव्य देश में जांच के लिए खोला जाता है। एंड द कंटेंट्स आर सब्जेक्ट टू कस्टम और अदर लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन। और गंतव्य देश की आवश्यकताओं के अनुसार उसकी जो सामग्री होगी उसके ऊपर कस्टम या फिर अदर जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स होगी उनको पूरा किया जाता है। देयरफॉर एवरी फॉरेन पार्सल शुड बी अकम्पनीड बाई कस्टम डिक्लेरेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म इन डुप्लीकेट। इसलिए प्रत्येक पार्सल के साथ क्या होना चाहिए, निर्धारित प्रपत्र पर सीमा शुल्क घोषणा संलग्न होनी चाहिए जो डुप्लीकेट में या जिसकी 2 प्रतियां बनाई जाती हैं। तो क्या हो जाएगा, जितने भी पार्सल फॉरेन कंट्रीज के लिए भेजे जाते हैं वो खोलने जाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्यों होते हैं, ताकि उनकी जो सामग्री है उसके ऊपर जो भी कस्टम या अदर फॉर्मेलिटीज की जानी है उनको किया जा सके। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, प्रत्येक पार्सल के साथ कस्टम डिक्लेरेशन संलग्न करके भेजनी चाहिए। इन मोस्ट केसेस 2 कॉपीज ऑफ द कस्टम डिक्लेरेशन आर रिक्वायर्ड। कुछ मामलों में यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपने सही कर लेना, 3 प्रतियों की आवश्यकता होती है। द कस्टम डिक्लेरेशन शुड बी फिल्ड केयरफुली। अब जो भी कस्टम डिक्लेरेशन या सीमा शुल्क घोषणा प्रपत्र होते हैं उसको ध्यानपूर्वक भरा जाना चाहिए, अच्छी तरह से उसको फिलअप आप करेंगे। गिविंग एन एक्यूरेट एंड एज डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंटेंट्स एज पॉसिबल with such other particulars that are likely to facilitate custom clearance net weight of the contents as the value expressed in Indian currency to enable the custom authorities to assess the custom contents without having to open or parcel whenever possible। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या बताई गई है कि जो कस्टम डिक्लेरेशंस रहेंगी, सीमा शुल्क घोषणाएं रहेंगी, उनको ध्यानपूर्वक भरा जाना चाहिए। और दूसरी बात, उस पार्सल के अंदर क्या सामग्री भेजी जा रही है उस सामग्री के बारे में बिल्कुल डिटेल में डिस्क्रिप्शन, बिल्कुल विस्तृत जानकारी आपको देनी है, और जो जानकारी है वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए। उसके बाद और भी फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या, जैसे उसका नेट वेट या उसका जो भी वजन है सामग्री का उसको भी आपने बताना है। ये सारी चीज़ें आप क्यों बताएंगे, ताकि जो कस्टम क्लियरेंस है उसको फैसिलिटेट किया जा सके, उसको सुविधाजनक बनाया जा सके, यानी कि उसके ऊपर जो भी सीमा शुल्क निकासी लगाई जाएगी उसको सुविधाजनक बनाया जाएगा, क्योंकि इन सारी चीज़ों को जानने की आवश्यकता होती है कस्टम क्लियरेंस के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो ध्यानपूर्वक कस्टम डिक्लेरेशन में भरी जानी चाहिए, और साथ में जो भी उस सामग्री की वैल्यू या मूल्य रहेगा उसको भारतीय करेंसी में भी एक्सप्रेस किया जाना चाहिए, ताकि सामग्री के लिए जो भी कस्टम अथॉरिटीज़ को असेस करना है मूल्य, या जो भी कस्टम क्लियरेंस फीस उसके ऊपर ली जानी है उसको असेस
प्रोसेस किया जा सके पार्सल को खोले बिना। अगर पार्सल के ऊपर आपने ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं तो उनको जो भी कस्टम क्लियरेंस फीस उसके ऊपर लगानी है वो लगाने में उन्हें आसानी हो जाएगी, नहीं तो उन्हें पार्सल को खोलना पड़ेगा। The sender may also attach to the CP2 dispatch note or any document necessary for custom treatment in the dispatching country and in the कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन। उसके बाद प्रेषक जो है पार्सल के साथ CP2 डिस्पैच नोट भी लगा सकता है या अन्य दस्तावेज जो डिस्पैचिंग कंट्री में, प्रेषण वाले देश में या फिर कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन गंतव्य वाले देश में उसकी ट्रीटमेंट के लिए, उसकी कस्टम एग्जामिनेशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, जैसे इनवॉइस है, चालान है, एक्सपोर्ट लाइसेंस है, इंपोर्ट लाइसेंस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ, ये सारी चीज़ें, ये सारे सर्टिफिकेट भी उसके साथ लगाकर भेजे जा सकते हैं। तो जब भी फॉरेन पार्सल भेजा जाएगा उसके साथ CP2 डिस्पैच नोट भी लगाया जा सकता है या अन्य वो सभी दस्तावेज उसके साथ लगाए जा सकते हैं जो डिस्पैचिंग कंट्री में या कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन में कस्टम ट्रीटमेंट के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे इनवॉइस है, एक्सपोर्ट लाइसेंस है, इंपोर्ट लाइसेंस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ, ये सारी चीज़ें भी उस पार्सल के साथ भेजी जा सकती हैं। In the case of parcels addressed to the USA, instructions regarding disposal in the event of non-delivery should be recorded on the custom declaration also। उसके बाद जब भी आप USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कोई भी पार्सल भेजेंगे तो उसके संबंध में जो भी निर्देश होंगे कि अगर इसका वितरण ना हो पाए तो इसका निपटान किस तरह से किया जाना है, उन निर्देशों को कस्टम डिक्लेरेशन के ऊपर भी रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, दर्ज किया जाना चाहिए। फॉरेन पार्सल्स शुड आल्सो बी अकम्पनीड बाई अ डिक्लेरेशन PP फॉर्म। उसके बाद विदेशी पार्सल के लिए और क्या होनी चाहिए, एक डिक्लेरेशन होनी चाहिए, PP फॉर्म में घोषणा होनी चाहिए और इसकी 3 कॉपियां बनाई जानी चाहिए। लेकिन अ पार्सल कंटेन्स गुड्स लेस देन 50 रुपीज़ एंड अ सिंपल डिक्लेरेशन इज सफिशेंट। अगर कोई भी पार्सल में भेजे जाने वाली सामग्री का मूल्य 50 रुपये से कम है तो सिंपल डिक्लेरेशन भी उसके लिए पर्याप्त रहेगी। बाकी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, PP फॉर्म में डिक्लेरेशन उसके लिए देनी पड़ेगी। Parcel containing goods which require special permit or license for export or which are posted with a claim for drawback or export duty should be accompanied by the relevant papers। उसके बाद ऐसे पार्सल जिनमें कोई भी गुड्स हैं, कोई भी सामान है या फिर जिनके लिए आपको क्या चाहिए, विशेष परमिट या लाइसेंस चाहिए, मतलब उनका निर्यात करना चाहते हैं, तो कोई भी पार्सल में जब भी इस तरह का सामान भेजा जाएगा जिसके लिए आपको विशेष परमिट या लाइसेंस की आवश्यकता होती है या जिन्हें वापस लेने या निर्यात शुल्क के दावे के साथ पोस्ट किया जाता है, उनके साथ रिलेवेंट जो भी पेपर होंगे, उनसे संबंधित जो भी दस्तावेज होंगे वो भी साथ में भेजे जाने चाहिए। One copy of the custom declaration should be pasted on the parcel itself। अब जो कस्टम डिक्लेरेशन की एक कॉपी रहेगी वो स्वयं पार्सल के साथ भी चिपकाई जानी चाहिए जहां तक पॉसिबल हो, और ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स रेफर्ड टू अबव शुड बी सिक्योरली टाइड टू दी पार्सल। और बाकी जितने भी दस्तावेज हैं उन सभी को पार्सल के साथ सुरक्षित रूप से बांधा जाना चाहिए, जैसे हमने ऊपर कर लिया, डिक्लेरेशन फॉर्म है या फिर उसके साथ इनवॉइस है या एक्सपोर्ट लाइसेंस है, इंपोर्ट लाइसेंस है, ये सारी चीज़ें, ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट होंगे उनको पार्सल के साथ सुरक्षित रूप से बांधा जाना चाहिए या फिर प्लेस्ड इन ए ट्रांसपेरेंट एडिसिव एनवल्प, या फिर चिपकने वाले लिफाफे में। और कैसा ट्रांसपेरेंट एनवल्प ये होना चाहिए जिसमें ये सारे दस्तावेज डाले जाने चाहिए, इन सच ए वे दैट दे कैन नॉट गेट डिटैच्ड बाय इन द ट्रांसमिशन बाय पोस्ट। और आपने इस तरह से उनको पार्सल के साथ चिपकाना है कि प्रसारण के दौरान वो पार्सल से अलग ना हो जाए। इसमें क्या हो जाएगा, जो भी उनके बारे में जानकारी हासिल करनी है कस्टम अथॉरिटीज़ को, उसके जानने में आसानी हो जाती है। आगे चलते हैं, फॉरेन पार्सल शुड बी प्रेजेंटेड एट दी काउंटर ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑथराइज्ड टू एक्सेप्ट फॉरेन पार्सल्स। अब फॉरेन कंट्री के लिए जो आपने पार्सल की बुकिंग करनी है तो बुकिंग के लिए आपको उसे पार्सल को उसी डाकघर में प्रस्तुत करना होगा जो डाकघर इस तरह के पार्सल को एक्सेप्ट करने के लिए या प्राप्त करने के लिए अधिकृत होते हैं। द सेंडर विल बी गिवन अ रिसिप्ट फॉर दी पार्सल, और पार्सल के लिए प्रेषक को एक रसीद भी दी जाती है। नेक्स्ट आपके पास अनडिलीवर्ड आउटवर्ड पार्सल्स एंड इंस्ट्रक्शंस बाय सेंडर। अवितरित जावक पार्सल यानी कि फॉरेन कंट्री के लिए आपने एक पार्सल भेजा है और उसका वितरण ना हो पाए, या प्रेषक की हिदायतों के बारे में कि सेंडर जो है किस तरह से इंस्ट्रक्शंस देगा, जैसे हमने ऊपर कर लिया कि अगर पार्सल का वितरण नहीं हो पाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, प्रेषक उसके गैर वितरण के मामले में उसका किस तरह से निपटान किया जाना है उसके संबंध में इंस्ट्रक्शंस या निर्देश दे सकता है। इन केस नॉन डिलीवरी एंड रिटर्न टू सेंडर, तो अनलाइक इनलैंड पार्सल्स, फॉरेन पार्सल्स आर नॉट रिटर्न टू सेंडर फ्री ऑफ चार्ज। तो जैसे अंतर्देशीय पार्सल के फ्री ऑफ चार्ज तो सेंडर को नहीं भेजे जाते हैं हर बार, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं जब फ्री भेज दिए जाते हैं।
तो इस तरह से फॉरेन पार्सल के साथ नहीं होता है, यहाँ पे आपको इसकी वापसी के लिए भी चार्जेस देने होंगे। इन केस नॉन डिलीवरी एंड रिटर्न टू सेंडर, अगर पार्सल का वितरण नहीं हो पाता है और उसे प्रेषक को वापस करना पड़ता है, सेंडर बिकम्स लायबल टू पे पोस्टेज चार्जेस, तो प्रेषक को इसके लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा फॉर जर्नी ऑफ द पार्सल, यानी कि उसकी आवक यात्रा के लिए जो भी चार्जेस बनेंगे वो सेंडर को देने पड़ेंगे, जनरली इक्विवेलेंट टू दी आउटबाउंड चार्जेस, और ये सामान्य जो है जावक यात्रा के लिए जो आपसे चार्जेस लिए गए थे उसके समान रहेंगे। एंड इन मैनी केसेस चार्जेस लीव्ड इन अब्रोड फॉर वेयरहाउसिंग, रिपैकिंग, कस्टम क्लियरेंस फीस एक्सेट्रा, कस्टम ड्यूटी रेज्ड ऑन द पार्सल इन अब्रोड इज जनरली कैंसल्ड इफ द पार्सल इज रिटर्न। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे बताइए कि जैसे आपने पार्सल फॉरेन कंट्री के लिए भेजा, तो जैसे हमने ऊपर भी कर लिया कि इसकी केवल ये जावक यात्रा को कवर करेंगे जो चार्जेस आपने भारत में इसके लिए दिए होंगे। अब फॉरेन कंट्री से जब उसी पार्सल को भारत में प्रेषक के लिए वापस भेजा जाएगा तो इसके लिए फिर से आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, और सामान्य रूप से अगर बात करें तो ये जो चार्जेस हैं आउटबाउंड चार्जेस के बराबर होते हैं, जितने चार्जेस आपको पार्सल भेजने के लिए लगे थे उतने इसकी वापसी के लिए लगेंगे। लेकिन बहुत सारे मामलों में क्या होता है, फॉरेन कंट्री में या प्रसारण के दौरान और भी चार्जेस जैसे वेयरहाउसिंग चार्जेस हैं, रीपैकिंग चार्जेस या कस्टम क्लियरेंस फीस इसके ऊपर लगाई जाती है, फिर एक्स्ट्रा चार्जेस भी आपको इसके लिए देने पड़ सकते हैं। दूसरी चीज़ बताई गई है कि कस्टम ड्यूटी रेज्ड ऑन अ पार्सल, किसी भी पार्सल के संबंध में जो कस्टम ड्यूटी होगी इज इन अब्रोड इज जनरली कैंसल्ड इफ पार्सल इज रिटर्न, अगर पार्सल वापस लौटाया जाता है तो जो कस्टम ड्यूटी को कैंसिल कर दिया जाता है। Therefore, senders of foreign parcels are given the option to indicate on the parcel and on the dispatch note where one is used instructions regarding treatment of parcel in the case of non delivery। तो इसलिए जो होता है कि अगर पार्सल का वितरण ना हो पाए तो उस स्थिति में प्रेषक को निर्देश देने के लिए अधिकृत किया जाता है कि वो निर्देश दे सकता है कि अगर इस पार्सल का वितरण ना हो पाए तो इसका निपटान किस तरह से किया जाना है। कौन कौन से निर्देश दिए जा सकते हैं? वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस में बी गिवन बाई सेंडर, तो प्रेषक द्वारा निम्नलिखित में से एक निर्देश दिया जा सकता है। जैसे हमने कह लिया कि केवल एक के पार्सल के संबंध में एक ही निर्देश दे सकते हैं कि अगर इसका वितरण ना हो पाए तो किस तरह से निपटान करना है। बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस आपके पास होती हैं लेकिन उनमें से केवल आप एक ही इंस्ट्रक्शंस को यूज कर सकते हैं। कैसे? दैट एन एडवाइस ऑफ नॉन डिलीवरी बी सेंड टू हिम। अब मान लीजिए एक पार्सल भेजा फॉरेन कंट्री में, उसका वितरण नहीं हो पाया, तो सेंडर यहाँ पे निर्देश दे सकता है कि इसके गैर वितरण की सूचना मुझे भेजी जाए। फिर मैं आगे दोबारा से इंस्ट्रक्शंस दूंगा कि अगर इसका आगे क्या करना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, एक इंस्ट्रक्शन वो दे सकता है कि गैर वितरण के मामले में कि पार्सल का अगर वितरण ना हो पाए तो उसकी सूचना मुझे भेजी जाए। दैट एन एडवाइस ऑफ नॉन डिलीवरी बी सेंड टू एनी अदर पर्सन रिसाइडिंग इन द कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन। या फिर दूसरी चीज क्या निर्देश दे सकता है? निर्देश वो ये दे सकता है कि गंतव्य देश में रहने वाले किसी अन्य व्यक्ति को गैर वितरण की सूचना भेजी जाए। अब भारत है, भारत से फॉरेन कंट्री के लिए एक पार्सल भेजा। अब यहाँ पे प्रेषक जो है वो निर्देश दे सकता है कि अगर इसका पार्सल का यहाँ पे वितरण ना हो तो मुझे इसके गैर वितरण की सूचना भेजी जाए कि इसका वितरण नहीं हो पाया, इसके संबंध में मुझे एक सूचना भेजी जाए। अब फॉरेन कंट्री से भारत में वो सूचना आएगी, प्रेषक फिर से उसके आगे निपटान के संबंध में निर्देश भेजेगा। इससे अच्छा वो क्या कर सकता है, एक और चीज़ कर सकता है, गंतव्य देश में रहने वाले किसी और व्यक्ति को बोल सकता है कि इस व्यक्ति को इसके गैर वितरण की सूचना भेजी जाए। ठीक है, मतलब उस गंतव्य देश में अन्य कोई व्यक्ति जो प्राप्तकर्ता के अलावा होगा उसको भी भेज सकता है कि उसको गैर वितरण की सूचना आपने भेज देनी है कि इसका वितरण नहीं हो पाया, आपने जो एक्शन लेना है वो ले सकते हैं। दैट द पार्सल वी रिटर्न टू सेंडर फॉरवर्ड बाय सरफेस और एयर टू बी स्पेसिफाइड। या फिर वो क्या कर सकता है कि अगर पार्सल का वितरण ना हो पाए तो ये मुझे वापस कर दिया जाए, चाहे सरफेस के माध्यम से चाहे एयर के माध्यम से, लेकिन उसे निर्धारित करना होगा कि सरफेस के माध्यम से चाहिए या सतह के माध्यम से, दोनों ऑप्शन उसके लिए उपलब्ध रहेंगी। दैट दी पार्सल वी रिटर्न टू सेंडर बाई सरफेस और एयर। ठीक है, तो जैसा कि पार्सल जब वापस किया जाएगा प्रेषक को, उसके पास सरफेस और एयर वाली ऑप्शन रहेगी एट द एंड ऑफ पीरियड टू बी स्पेसिफाइड बाई सेंडर। लेकिन यहाँ पे बताएगा कि जब उसने पार्सल भेजा तो निर्दिष्ट कर सकता है कि इस अवधि तक आपने मेरा पार्सल वहाँ पे रोक के रखना है, कि 7 दिनों की अवधि के लिए आपने पार्सल को वहाँ पे रोक के रखना है। रोक के रखने के बाद आपने इसे मुझे वापस लौटा देना है, चाहे सतह मार्ग के माध्यम से चाहे एयर के माध्यम से, जैसा भी सेंडर निर्धारित करेगा। विच में नॉट एक्सीड द पीरियड ऑफ रिटेंशन इन द कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन। लेकिन इसको रोकने की अवधि अब मान लीजिए सेंडर स्पेसिफाई कर देता है कि 7 दिन के लिए आपने रोक के रखना है, लेकिन डेस्टिनेशन कंट्री में मैक्सिमम एक आर्टिकल को सिर्फ 5 दिन के लिए रोक के रखा जा सकता है, तो 5 दिन ही वो उसको रोकेंगे, फिर सेंडर को वापस कर देंगे।
that the parcel be delivered to another person if necessary after redirection by surface or air। दूसरी बात, अगर प्राप्तकर्ता को उसका वितरण ना हो पाए तो किसी अन्य व्यक्ति को उसका वितरण किया जा सकता है, चाहे उसकी रिडायरेक्शन करनी पड़े सरफेस के माध्यम से या एयर के माध्यम से, सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ रिडायरेक्शन चार्जेस बाय द एड्रेसी। लेकिन जिस भी व्यक्ति को फिर इस पार्सल का वितरण किया जाएगा उस व्यक्ति को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिडायरेक्शन के लिए चार्जेस देने पड़ेंगे, चाहे वो सतह के माध्यम से की गई हो चाहे हवाई मार्ग के माध्यम से की गई हो। That the parcel be redirected by surface or air to be specified with a view to deliver it to the original address। या फिर दूसरी चीज़, पार्सल का आपने पुनर्निर्देशन कर देना है ताकि प्राप्तकर्ता ने अगर अपना एड्रेस शिफ्ट कर लिया है, चेंज कर लिया है, तो नए पते पर उसको इसका वितरण कर दिया जाए। तो ये भी निर्धारित करेगा कि सतह के माध्यम से या फिर एयर के माध्यम से भेजा जाए। दैट द पार्सल बी ट्रीटेड एज अबंडेंट, या फिर पार्सल को परित्यक्त माना जाए। परित्यक्त मतलब उसको त्यागा हुआ माना जाए कि मेरा फिर इस पार्सल से कोई लेना देना नहीं होगा, जो आपने करना होगा कर लेना। आगे चलते हैं, इफ द सेंडर विशेस टू फेल्ड एनी रिडायरेक्शन, क्या अगर जो प्रेषक है वो ये चाहता है कि अगर इसका जो भी पुनर्निर्देशन है वो विफल हो जाता है, पुनर्निर्देशन ना हो पाए या ना किया जाए, द पार्सल एंड डिस्पैच नोट मस्ट वेयर द इंडिकेशन नी पास नेक्स्ट पेंडर। इंपॉर्टेंट आ जाएगा, नी पास नेक्स्ट पेंडर का क्या मतलब हो जाएगा, डू नॉट रीडायरेक्ट। तो आज की वीडियो में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाएंगी। एनिमैक्स विवेंट्स लिविंग एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है, मेडिसिन अर्जेंट्स जो है अर्जेंट मेडिसिन के मामले में, और नी पास नेक्स्ट पेंडर का मतलब होता है डू नॉट रीडायरेक्ट। अगर प्रेषक चाहता है कि मेरे पार्सल का पुनर्निर्देशन ना किया जाए तो डिस्पैच नोट या फिर पार्सल के ऊपर वो नी पास नेक्स्ट पेंडर वाली इंस्ट्रक्शन दे सकता है, फ्रेंच में या फिर डेस्टिनेशन कंट्री में जो भी नॉन लैंग्वेज होगी उस लैंग्वेज में भी दिया जा सकता है। इफ नो इंस्ट्रक्शंस आर गिवन बाय सेंडर, अगर प्रेषक के द्वारा कोई भी निर्देश नहीं दिए जाते हैं, द पार्सल विल बी ऑटोमेटिकली रिटर्न विदाउट एडवाइस एंड डिलीवर्ड टू हिम आफ्टर कलेक्टिंग द रिटर्न चार्जेस। लेकिन अगर प्रेषक ने कोई भी चार्जेस नहीं दिए हैं, कोई भी निर्देश नहीं दिए, तो ऐसे मामले में प्रेषक को वो पार्सल वापस कर दिया जाएगा और जो भी ड्यू चार्जेस रहेंगे, जो भी रीपैकिंग चार्जेस या उसकी इनवर्ट जर्नी के लिए चार्जेस रहेंगे, उनका भुगतान फिर उसे करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, पार्सल विच हैज़ बीन अबंडेड, एक पार्सल जिसे परित्यक्त माना जाता है, त्यागा हुआ माना जाता है, सोल्ड और डिस्ट्रॉयड इन दी कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, उसे गंतव्य के देश में नष्ट कर दिया जाता है या फिर बेच दिया जाता है, वो उनकी अपनी मर्जी रहेगी। आगे चलते हैं, रिडायरेक्शन ऑफ पार्सल इनसाइड और आउटसाइड द कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन बाय सरफेस और एयर ओनली इफ। अब किसी भी पार्सल की रिडायरेक्शन करनी है, चाहे डेस्टिनेशन कंट्री के भीतर या डेस्टिनेशन कंट्री के बाहर, वो केवल तभी की जाएगी इफ इट सेटिस्फाइंग कंडीशंस फॉर फर्दर ट्रांसमिशन। ये आगे के प्रसारण के लिए जो भी निर्धारित शर्तें उनको पूरा करता है, ठीक है। यदि यह आगे के प्रसारण के लिए शर्तों को पूरा करता है तभी इसकी रिडायरेक्शन की जाएगी, डेस्टिनेशन कंट्री के भीतर या डेस्टिनेशन कंट्री के बाहर। दिस सेंडर मेकिंग अ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट टू दैट इफेक्ट एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग, यदि पोस्टिंग के समय प्रेषक इस आशय के एक विशिष्ट अनुरोध करता है, ठीक है, तो सेंडर को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि आपने इसकी रिडायरेक्शन करनी है पोस्टिंग के समय। और एट द रिक्वेस्ट ऑफ द एड्रेसी ग्रांटिंग टू पे द एडिशनल चार्जेस फॉर सच रिडायरेक्शन, और यहाँ पे जो भी प्रेषक होगा या एड्रेसी होगा उसको ये गारंटी देनी पड़ेगी कि इसके लिए मैं एडिशनल चार्जेस दे दूंगा, आपने रिडायरेक्ट करके इसे मुझे भेज देना है। जो भी एडिशनल चार्जेस होंगे रिडायरेक्शन के लिए उनका भुगतान मेरे द्वारा कर दिया जाएगा। इन केस ऑफ नॉन डिलीवरी ऑफ सच रिडायरेक्शन ऑल चार्जेस अराइजिंग आउट ऑफ द एडिशनल ट्रांसमिशन गिवन टू द पार्सल विल बी रिकवर्ड फ्रॉम सेंडर। अब जो भी नॉन डिलीवरी उसकी हो जाती है, गैर वितरण, अब उसकी रिडायरेक्शन भी कर दी, रिडायरेक्शन के लिए और चार्जेस लग गए। अब अगर उसका फिर भी वितरण ना हो पाए तो फिर रिडायरेक्शन के लिए भी जो चार्जेस बनेंगे वो भी सेंडर से ही रिकवर किए जाएंगे, प्रेषक को देने पड़ेंगे। आगे चलते हैं, मोड ऑफ रिटर्न ऑफ पार्सल, पार्सल की वापसी का तरीका, पार्सल को किस तरह से रिटर्न किया जाता है। द मोड ऑफ रिटर्न ऑफ पार्सल विल डिपेंड अपॉन द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द सेंडर ऑन द पार्सल एंड डिस्पैच नोट। पार्सल की वापसी का तरीका प्रेषक द्वारा पार्सल और डिस्पैच नोट पर दिए गए निर्देशों पर निर्भर करेगा। मतलब कि पार्सल को वापस किस रास्ते से भेजा जाना है या किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का आप यूज़ करेंगे, मतलब उसको वायु के माध्यम से भेजा जाए वापस या फिर सतह के माध्यम से, समुद्री रास्ते से, किस तरह से भेजा जाना है, वो चीज़ किसके ऊपर डिपेंड करेगी, सेंडर के द्वारा दिए गए निर्देशों के ऊपर डिपेंड करेगी जो उसने पार्सल या डिस्पैच नोट के ऊपर दिए होंगे। द पार्सल विल बी रिटर्न बाय एयर ओनली इफ द सेंडर हैड सो रिक्वेस्टेड।
विच अमाउंट्स टू ग्रांटिंग द रिटर्न चार्जेस एंड एयर सरचार्जेस। अब पार्सल को हवाई मार्ग के माध्यम से तभी वापस किया जाएगा जब सेंडर ने इस तरह का आवेदन किया हो और साथ में गारंटी प्रोवाइड करवाई हो कि इसके रिटर्न के लिए जो भी चार्जेस होंगे और साथ में हवाई अधिभार होगा उसका भुगतान मेरे द्वारा किया जाएगा। इफ नो इंस्ट्रक्शंस हैव बीन गिवन बाय सेंडर द पार्सल विल बी रिटर्न ओनली बाय सरफेस। अगर प्रेषक ने किसी भी तरह के कोई निर्देश नहीं दिए हैं तो पार्सल केवल सतह मार्ग के माध्यम से ही वापस लौटाया जाएगा। आगे चलते हैं, एडवाइस ऑफ नॉन डिलीवरी की बात करते हैं, गैर वितरण सूचना की बात करते हैं। मतलब पार्सल का वितरण ना हो पाए तो उसके वितरण ना होने की सूचना जो भेजी जाएगी उसके बारे में। इफ द सेंडर ऑफ अ फॉरेन पार्सल हैज इंडिकेटेड ऑन द डिस्पैच नोट एंड ऑन द पार्सल दैट द इन इवेंट ऑफ नॉन डिलीवरी। अब जो भी प्रेषक है विदेशी पार्सल का, उसने प्रेषण नोट या पार्सल के ऊपर अगर पार्सल का वितरण ना हो पाए तो किस तरह से उसका निपटान करना है कि मुझे उसके गैर वितरण की सूचना चाहिए, इस तरह का निर्देश दिया है। एंड एडवाइस ऑफ नॉन डिलीवरी शुड बी सेंट टू हिम और टू अनदर पर्सन इन द कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, की या तो मुझे इसके गैर वितरण की सूचना भेजी जाए, इस तरह का उसने निर्देश दिया, या गंतव्य देश में किसी अन्य व्यक्ति को गैर वितरण की सूचना भेजी जाए, इस तरह का अगर उसने निर्देश दिया है। सच एन एडवाइस विल बी सेंट टू द पर्सन कंसर्न टू एनेबल हिम टू गिव फ्रेश इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग फर्दर डिस्पोजल ऑफ द पार्सल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इस तरह की जब भी एडवाइस या सूचना उसको भेजी जाएगी तो जो व्यक्ति रहेगा वो क्या कर सकता है, दोबारा से इस पार्सल के निपटान के संबंध में निर्देश दे सकता है। एंड ही मे गिव वन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस एज इन क्लोज नंबर 102। तो 102 में जो हमने इंस्ट्रक्शंस कर ली कि इस तरह से सेंडर को या गंतव्य देश में किसी अन्य व्यक्ति को या उसको परित्यक्त मानना चाहना है या उसको वापस करना है, हवाई मार्ग से करना है, इस तरह से या उसको रिटेन करना है, वो सारी इंस्ट्रक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। या और कौन सी इंस्ट्रक्शंस का यूज़ कर सकते हैं, नोटिफाई द एड्रेसी वंस मोर। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, तो पहले तो मामले में सिर्फ जब प्रेषण इसका किया जाएगा तो पार्सल या डिस्पैच नोट के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस दर्ज की जाएंगी वो हमने ऊपर कर ली 102 में क्या क्या की जाएंगी। अब दूसरी बात, जब पार्सल को इस तरह से भेजा जाता है उसके ऊपर सूचना दी जाती है कि अगर इसका वितरण ना हो पाए तो मुझे मैं कौन हो जाऊंगा, प्रेषक, मुझे या फिर गंतव्य देश में किसी अन्य व्यक्ति को इस पार्सल के वितरण ना होने की सूचना भेजी जाए। अब उसको सूचना भेजी जाएगी, सूचना मिलने के बाद वो फिर से उस पार्सल के निपटान के संबंध में इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। इन इंस्ट्रक्शंस में फिर से जो पहले वाली इंस्ट्रक्शन 102 में वो दे सकता है, या फिर और इंस्ट्रक्शन क्या दे सकता है, नोटिफाई द एड्रेसी वंस मोर। आप प्राप्तकर्ता को एक बार फिर से इसके बारे में सूचित करें। करेक्ट और कंप्लीट द एड्रेस, आप जाके उसका कंप्लीट जो भी एड्रेस पता है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। वेयर कैश ऑन डिलीवरी पार्सल इज कंसर्न, जहां पर कैश ऑन डिलीवरी पार्सल का संबंध होगा, डिलीवर इट टू पर्सन अदर देन द ओरिजिनल एड्रेसी आफ्टर कलेक्टिंग दी सीओडी अमाउंट। तो यहाँ पे बताएगी कि सीओडी अमाउंट किसी तीसरे व्यक्ति से, जो ओरिजिनल एड्रेसी है जो उसका मूल प्राप्त करता था, उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति से सीओडी की अमाउंट को रिकवर किया जाए और उसी को उसका वितरण कर दिया जाए। इस तरह का निर्देश सीओडी पार्सल के मामले में दिया जा सकता है। डिलीवर इट टू द ओरिजिनल एड्रेसी एंड अनदर पर्सन विदाउट कलेक्टिंग द चार्जेस, या फिर जो भी डाक शुल्क या जो भी सीओडी के ऊपर चार्जेस रिकवर किए जाने थे उनको रिकवर किए बिना ही इसे एड्रेसी को प्राप्तकर्ता को या किसी अन्य व्यक्ति को वितरित कर दिया जाए। तो इस तरह के निर्देश उसके द्वारा दिए जा सकते हैं। आगे चलते हैं, एट द टाइम ऑफ गिविंग फ्रेश इंस्ट्रक्शंस, जब भी आप फ्रेश इंस्ट्रक्शंस या दोबारा से निर्देश दिए जाएंगे प्रेषक के द्वारा या अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा डेस्टिनेशन कंट्री में जो रहेगा, द सेंडर विल हैव टू पे एन एडवाइस ऑफ नॉन डिलीवरी चार्जेस। तो यहाँ पे प्रेषक को इसके लिए गैर वितरण की सूचना के लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। These instructions will be transmitted by most rapid route। अब ये जो नई इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी इनको क्या किया जाएगा, मोस्ट रैपिड रूट, मतलब जो सबसे तेज रास्ता होगा उसी मार्ग से इनको बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आगे प्रेषित कर दिया जाएगा। इफ द इंस्ट्रक्शंस रिलेट्स टू सेवरल पार्सल्स पोस्टेड एट अ टाइम एट द सेम ऑफिस बाय द सेम सेंडर एंड द एड्रेस्ड टू द सेम एड्रेसी, अ सिंगल एडवाइस ऑफ नॉन डिलीवरी चार्जेस इज अलोन पेएबल। दूसरी चीज़ यहाँ पे बताइए, अगर इंस्ट्रक्शंस या निर्देश जो दिए जा रहे हैं बहुत सारे पार्सलों के संबंध में जिन्हें एक ही समय एक ही कार्यालय से एक ही प्रेषक के द्वारा पोस्ट किया गया और एक ही प्राप्तकर्ता के लिए भेजा गया हो, वहां पर आप क्या कर सकते हैं, ए सिंगल एडवाइस ऑफ नॉन डिलीवरी, वहां पे एकल गैर वितरण की सूचना के लिए शुल्क का भुगतान आपको करना पड़ेगा। यानी कि गैर वितरण की सूचना के लिए जो आपको एक पार्सल के संबंध में शुल्क का भुगतान करना होगा वे इन सभी पार्सल के संबंध में लिया जाएगा अगर ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं कि एक ही समय एक ही कार्यालय से एक ही प्रेषक के द्वारा और एक ही प्राप्तकर्ता के लिए इनको भेजा गया होना चाहिए। आगे चलते हैं अनडिलीवरेबल इनवर्ड पार्सल के बारे में, अवितरित आवक पार्सल के बारे में, यानी कि ऐसा कोई भी पार्सल जिसका वितरण ना हो पाए क्या किया जाएगा।
पीरियड ऑफ डिटेंशन एंड वेयरहाउसिंग चार्जेस, रोक कर रखने की अवधि और भंडारण शुल्क के बारे में। If the addressee of an ordinary or valuable inward foreign parcel fails to take delivery of it within 7 days following the date of its presentation or the date of delivery to him or his agent of an intimation of its arrival, a warehousing charge at the rate per day from the 8th day shall be collected from the addressee at the time of delivery। सबसे पहले मान लीजिए फॉरेन कंट्री से, विदेश से भारत में एक पार्सल वितरित होने के लिए आता है, और अगर उसका प्राप्तकर्ता जो उसको जब पहली बार ये पार्सल वितरित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है उस तिथि से 7 दिन के भीतर उसका वितरण लेने में विफल रहता है, या फिर प्राप्तकर्ता को या उसके एजेंट को इस पार्सल के आगमन की जब सूचना दी गई उस सूचना से 7 दिनों के भीतर वो उसका वितरण नहीं लेता है, तो ऐसी कंडीशन में 8वें दिन से प्रतिदिन की दर से उसके ऊपर क्या लिया जाएगा, वेयरहाउसिंग चार्ज लिया जाएगा, भंडारण शुल्क लिया जाएगा, जो कि वितरण के समय प्राप्तकर्ता से एकत्र किया जाएगा। इन केस ऑफ पार्सल हैज एन अल्टरनेट एड्रेस, अगर पार्सल के ऊपर अल्टरनेट एड्रेस भी दिया हुआ और ओरिजिनल एड्रेस के ऊपर अगर ये वितरित नहीं हो पाता है, वेयरहाउसिंग चार्जेस ड्यू फ्रॉम द फर्स्ट एड्रेसी, जो पहले प्राप्तकर्ता से चार्जेस लिए जाने थे भंडारण शुल्क के लिए, विल बी कलेक्टेड फ्रॉम सेकंड एड्रेसी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, तो वितरण के समय दूसरे प्राप्तकर्ता से लिए जाएंगे। इन केस मेरे पार्सल इज रिटर्न बाय द एड्रेसी फॉर रीअसेसमेंट, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रीअसेसमेंट के लिए, पुनर्मूल्यांकन के लिए जब भी कोई पार्सल भेजा जाता है उसके ऊपर जो भी कस्टम ड्यूटी आपसे ली गई है आप चाहते हैं उसकी रीअसेसमेंट करी जाए, तो इसके संबंध में जब भी पार्सल को रीअसेसमेंट के लिए भेजा जाएगा तो उस पार्सल को एक्चुअल पीरियड ऑफ डिटेंशन ऑफ पार्सल इन द ऑफिस ऑफ डिलीवरी बोथ बिफोर एंड आफ्टर रीअसेसमेंट ऑफ द पार्सल विल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द वेयरहाउसिंग चार्जेस, तो भंडारण शुल्क लगाने के उद्देश्य से क्या किया जाएगा, उस पार्सल को रीअसेसमेंट से भेजने से पहले और भेजने के बाद जो भी उसको ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन में रोक के रखने की अवधि होगी उसको क्या किया जाएगा, भंडारण शुल्क कैलकुलेट करने के लिए ध्यान में रखा जाएगा। If the parcel is addressed post resident and is not taken delivery of within 7 days following the date of its arrival in the office of delivery, the warehousing charge shall be levied from 8th day। यदि पार्सल जब वो पोस्ट रेजिडेंट के रूप में भेजा जाता है, ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, सेम जैसे इंलैंड पार्सल के बारे में किया था कि उसको वितरण के कार्यालय में 7 दिनों की अवधि के लिए रोक के रखा जाएगा, तो यहाँ पे नीचे वही सेम चीज दे रखी है, लेकिन इस पार्सल के ऊपर भी वेयरहाउसिंग चार्जेस आपसे लिए जाएंगे, और वेयरहाउसिंग चार्जेस जो आपसे लिए जाएंगे वो कब से लिए जाएंगे, उस पोस्ट रेजिडेंट के रूप में भेजे गए पार्सल की आगमन की जो सूचना है उसको प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने के 7 दिनों के भीतर अगर वो वितरण नहीं लेता है तो 8वें दिन से उसके ऊपर भी वेयरहाउसिंग चार्जेस लगाए जाएंगे, और कैसे रहेंगे, प्रतिदिन की दर से। एक दिन के लिए अलग चार्जेस, मतलब एक दिन के लिए जो चार्जेस लिए जाएंगे फिर अगले दिन के लिए जाएंगे, तो प्रतिदिन की दर से उसके ऊपर चार्जेस लिए जाएंगे। तो वेयरहाउसिंग चार्जेस जो पर डे के हिसाब से लिए जाते हैं, एक दिन रोका फिर एक दिन के चार्जेस, 2 दिन रोकने पर 2 दिन के चार्जेस, इस तरह से चार्जेस लिए जाएंगे। Parcel addressed as post resident except VP can be detained in the office of delivery up to 1 month and VP articles detained up to 7 days only। तो जब भी किसी पार्सल को पोस्ट रेजिडेंट के रूप में भेजा जाता है तो गंतव्य के कार्यालय में उसको अधिकतम 1 महीने की अवधि के लिए रोक के रखा जाएगा, और VP पार्सल को अगर पोस्ट रेजिडेंट के रूप में भेजा जाएगा अधिकतम 7 दिनों की अवधि के लिए रोक के रखा जाएगा। ये हम पहले भी चीज़ कर चुके हैं। वेयरहाउसिंग चार्जेस आर नॉट कैंसल्ड इन केस ऑफ नॉन डिलीवरी बट कलेक्टेड फ्रॉम सेंडर। अगर पार्सल का वितरण नहीं हो पाता है, गैर वितरण के मामले में जो वेयरहाउसिंग चार्जेस होंगे उनको कैंसिल नहीं किया जाता है, बल्कि प्रेषक से उन्हें रिकवर किया जाता है। जैसे हमने ऊपर कर लिया कि जब भी रिटर्न किया जाता है पार्सल को तो कस्टम क्लियरेंस वाले जो चार्जेस होते हैं वो कैंसिल कर दिए जाते हैं, लेकिन वेयरहाउसिंग चार्जेस वगैरह को कैंसिल नहीं किया जाता है, इन्हें प्रेषक से रिकवर किया जाता है। और लास्ट ये यहाँ पे रिडायरेक्शन के बारे में, पुनर्निर्देशन कैसे किया जाएगा। रिडायरेक्शन ऑफ इनवर्ड फॉरेन पार्सल्स विद इन इनलैंड सर्विस इज सेम एज फॉर इनलैंड पार्सल। तो भारत के भीतर जो पार्सल आएंगे फॉरेन कंट्री के लिए उनका पुनर्निर्देशन सेम अंतर्देशीय पार्सल की तरह ही किया जाएगा। रिडायरेक्शन आउट ऑफ इंडिया, अगर भारत के बाहर उनका पुनर्निर्देशन करना है तो इसके लिए एडिशनल पोस्टेज चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, विच विल बी इक्वल टू दी पोस्टेज ऑन अ पार्सल ऑफ सेम वेट टू द न्यू डेस्टिनेशन। मतलब भारत से अगर उसको किसी दूसरे देश के लिए पुनर्निर्देशित करना है तो भारत से उस नए डेस्टिनेशन के लिए जो चार्जेस लगेंगे वही चार्जेस आपसे उस पार्सल की रिडायरेक्शन के लिए लिए जाएंगे, जो कि नॉर्मली एड्रेस
एमबेसी से कलेक्ट किए जाते हैं, बट इट कैन आल्सो बी प्रीपेड बाय एजेंट ऑफ दिस सेंडर, या फिर इसको सेंडर के एजेंट के द्वारा प्रीपे भी किया जा सकता है, या फिर इंडिया में प्राप्तकर्ता के द्वारा भी इसको प्रीपे किया जा सकता है। मतलब जो भी प्राप्तकर्ता का एजेंट होगा या सेंडर का एजेंट होगा वो इस तरह के चार्जेस की प्री पेमेंट कर सकता है। तो ये आ जाएगा आपके पास सेक्शन नंबर 5 के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ के याद करेंगे तो बहुत टफ नहीं है, रटने की कोशिश आप बिल्कुल नहीं करेंगे, इनको समझ लेना अच्छे से क्योंकि आप समझ के करेंगे। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है जैसे एनिमैक्स विवेंट्स हमने कर लिया, उसके बाद इसकी जो डायमेंशंस की बात हमने कर ली, मैक्सिमम वेट लिमिट की बात कर ली, बाकी पैकिंग किस तरह से की जाती है, किस तरह की सामग्री के लिए किस तरह की पैकिंग की जानी है, कभी ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी आपने पढ़ लेने, हो सकता है कहीं कोई घूमता फिरता क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आपको वो आना चाहिए। और कौन से समझौतों के माध्यम से पार्सल पोस्ट एग्रीमेंट, जो पार्सल पोस्ट एग्रीमेंट है, कौन से पार्सल पोस्ट एग्रीमेंट के माध्यम से पार्सल के आदान प्रदान को नियंत्रित किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपने थोड़ी पढ़ लेनी है अच्छे से, फिर क्वेश्चन पेपर्स में और भी आपको क्लियर हो जाएंगी। कोई भी आपको डाउट हो, या ये मैनेजमेंट अर्जेंट वाला हमने किया ये भी अच्छे से आप कर लेंगे, नी पास नेक्स्ट पेंडर वाला किया कि आपने रिडायरेक्शन उसकी नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें आपने एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़ लेनी है। बाकी आपको कोई भी डाउट हो या गलती नजर आए कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। धन्यवाद।